सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह का आगाज एक ऐसे मामले से करते हैं जो कि अक्सर हम सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस मामला है। अक्सर औकात हम जब दोस्तों में बैठे होते हैं या ग्रुप्स में होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी भी सोशल गैदरिंग में होते हैं, तो एक पाबंदी सी होती है वहां पर। और वो पाबंदी क्या होती है? भाई सियासी गुफ्तगू मत करना यार। दोस्तों में ना बड़े मामला खराब अच्छा, हो जाते होती हैं। है? हाँ, अच्छा। होता है। या व्हाट्सएप ग्रुपों में भाई सियासत पे बात ना करो यार, नहीं नहीं यार, क्योंकि हर एक का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता ठीक है। वो फिर जज्बाती हो तो जाते हैं, लड़ना शुरू हो हाँ, जाते ये हैं भी है। लोग सुन हमारे ले यहाँ ना, पे। सुन ले आराम से, उसका भी सुन ले, अपना भी दे और दे। हमें अच्छा रिलीजन के मामले पर या रिलीजियस गुफ्तगू ना करना यार, फिर वही फड्डा हो जाएगा। हम सब जो है वो इख्तिलाफ कर लेंगे एक दूसरे से, फिर फड्डा हो जाएगा। सही है। तो ये हमें कहा जाता है, सिखाया जाता है कि भाई पॉलिटिक्स और रिलीजन इन पर गुफ्तगू जो है उससे परहेज कर लें। तो फिर हम ये कैसे कह दें कि भाई दो मुखालिफ सियासी जमातें जो है वो एक साथ बैठ जाएं? हाँ, जब वो तो हम अपने नहीं मफादात बर्दाश्त के लिए कर बैठ सकते। जाएंगे ना, हमारे थोड़ी को मफादात होते हैं। फिर भी वो तो जब- अपने मफादात के लिए बैठ जाते हैं। मतलब हमें ये सिखाया जाता है कि सियासत और रिलीजन पर गुफ्तगू अवॉइड ही करो तो बेहतर है। हालांकि लेकिन क्या हमें ये सिखा देते कि भाई कैसे मुहज़्ज़ब तरीके से सियासत और रिलीजन पे गुफ्तगू करनी है, तो ज्यादा बेहतर इख्तिलाफ राय कैसे करो, बर्दाश्त अगर कैसे करना करो है। उसको? बिल्कुल, अगर करना है, अगले की बात नहीं पसंद आ रही या ठीक नहीं लग रही, तो अपनी राय दे दो और उसको कोई ऐसा मुद्दा दे दो, पॉइंट दे दो जिसपे वो मजीद रिसर्च करे या पढ़ के आए या सुन खुद के आए, रिसर्च करने के या लिए खुद अपने आप को अपने आप इतना को रेडी open करें। रखो। हाँ, ओपन रखें, अपने आप को रेडी रखें। तो ये चीज हम क्यों नहीं सिखाते कि मुहज़्ज़ब तरीके से गुफ्तगू करने का तरीका कार क्या है, इख्तिलाफ राय बर्दाश्त करने का तरीका क्या है, और ऊंची आवाज करने के बजाय आप कैसे नीची आवाज में भी अपनी हाँ, बात कह बिल्कुल। सकते हैं। ये क्यों नहीं सिखा पाते हम लोगों को? ये मुश्किल है वैसे एक्चुअली, खुद सीखना भी और औरों को सिखाना भी। लेकिन जितनी अर्ली एज से आप बच्चों को सिखाएंगे उतनी आसानी से वो इस चीज में ढल जाएगा और फिर वो आगे जाके लोगों के साथ वो खामखा के फड्डेबाजियों में नहीं मुलविस होगा। वो फिर आगे जो है, मतलब वो होता है ना, सड़क पे खामखा दो लड़के लड़ रहे हैं, कौन क्यों लड़ रहे थे भाई? उसने खान को गाली दे दी और इसने जो है वो मियां साहब को कुछ कह दिया। हाँ। तो ये चीज और वो फिर नहीं दोस्त होते होगी। हैं पक्के। हाँ, पक्के दोस्त होंगे और फिर जब एग्जाम, फिर दोस्ती दोबारा हो जाती है, लेकिन वो तब होती है जब एग्जाम में आगे पीछे अगर बैठे हैं तो फिर एक को कोई चीज नहीं आ रही तो कहते हैं यार बता ना, बता चल। तो इस कौम की बता नकल ना। की आदत से मैं परेशान हूँ। ये जिस तरह आपने स्कूल पढ़ा है उस तरह सबने नहीं पढ़ा है। अबे सबने ऐसे ही पढ़ा है, सबने बिल्कुल। एक होता है क्लास में वैसे ऐसा भी जो कि अपनी तरफ से बड़ा वो बनता है ना, मतलब जिसको आप कहें कि यार थोड़ा बता देना या कुछ, तो वो कहती है मुझे नहीं आता, कैसे चीटिंग कराते हैं, मुझे नहीं आता। एक लाफा जो है ना वो, अगर हाँ, मैं इस कौम को इख्तिलाफात को बर्दाश्त करने के तरीके सिखा रहा था, कहाँ ये नकल कराने के तरीके सिखाना शुरू हो गई। ये देखें आप, मैं कितना बड़ा और किस कदर बड़े विजन के बारे में बात करता हूँ, आप कहाँ लोगों को जो है वो इसमें भी बड़ा विजन होता है। छोड़ देखिए, दे, सब रहने कुछ दे, आप रहने दे। तैयारी करके आए हैं छोड़ दे, और रहने आखिर दे। में एक जगह पे आप ऐसे फंसे हैं कि उधर ही से सारी गेम पलट जाएगी आपकी। छोड़ो भाई, छोड़ो, रहने दो। मैं ये बात नहीं कर सकता बर्दाश्त। आपकी इख्तिलाफ में मुझे 60 सेकंड न्यूज दिखाओ भाई। फ़लस्तीनियों को बड़ी उम्मीदें हैं, पाकिस्तान इसराइल को रोका तो जुल्म रुक सकता है। इस्माइल हनिया। हमास की गजा के तमाम महाजों पर इसराइली फौज के साथ शदीद झड़पें जारी। गजा में जंग बंद की जाए, नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का मुतालबा। मुसलमान हुक्मरानों को इसराइल को तस्लीम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, मौलाना फजलुर रहमान। नवाज शरीफ की 15 साल बाद चौधरी शुजात से मुलाकात, दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। कौम को 8 फरवरी के इलेक्शन पर शक्कूक व शुबहात नहीं होने चाहिए, निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़। बरतानिया ने सख्त वीज़ा कवानीन का ऐलान कर दिया, अहले खाना को बरतानिया लाने के लिए कम अज़ कम उजरत 38,700 मुकर्रर, बरतानवी वज़ीर दाखिला। अमरीकी लॉस वेगास में यूनिवर्सिटी में फायरिंग, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शहरी हवाबाजी का दिन आज मनाया जा रहा है। मौसीकी से दिल बदल कर तबलीग की तरफ आने वाले जुनैद जमशेद की आज 7वीं बरसी। यहाँ पर हमें शामिल करना है एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद। अब बात करते हैं जी कुछ आपको दुनिया में क्या हो रहा है, अजीब यूनिक चीजें हो रही हैं, वो मैं आपको बता दूं कि कमाल हो गया भाई। अमेरिकी रियासत है जी कनेक्टिकट, पता है आपको? कनेक्टिकट कट मार के निकल जाए तो वहां से आप कनेक्शन पकड़ लेंगे तो वो कनेक्टिकट है, ठीक है। अच्छा, अब कनेक्टिकट की है जी एक विंडम काउंटी, वहां पर कम्युनिटी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारे के जो मुलाजमीन थे, उन्होंने 20 टन कचरे के ढेर में से खातून की शादी की अंगूठी ढूंढ के निकाल लिया है जी। बिल्कुल, ये क्या मजाक है जी? मजाक की बात नहीं है, वो गुम गई थी। वो उन्होंने बताया गया कि इदारे के एक मुलाजिम की वो कॉल मौसूल हुई जिसमें उसने बताया कि एक खातून और उनके जो शौहर हैं उनकी शादी की अंगूठी गलती से कचरे में चली गई है और वो उसको ढूंढने की दरख्वास्त कर रहे हैं। अब आप देखें कि अंगूठी गुम गई है, और अगर हमारे यहाँ पर वो लोग अपने कचरे को भी इतना सीरियसली लेते हैं। कचरे को नहीं, अंगूठी को ले रहे थे। हाँ, वो ये एक ही बात है। अच्छा, अब खातून जो है उनसे उनके कचरे के थैले और कचरा देने के वक्त के हवाले से सवालात किए गए। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से कचरा उठाने वाली गाड़ी का पता चलाएगा कि कौन सी गाड़ी ने वहां से कचरा उठाया था। उसके बाद कचरे का थैला ढूंढा गया, फिर उसके बाद अंगूठी को तलाश करने का काम शुरू हुआ। आखिरकार 2 घंटे की मेहनत मुलाजिमीन की रंग लाई और उन्होंने खातून की शादी की अंगूठी ढूंढ निकाली। और जो विंडम जो टाउन है उसमें 2 सालों में ये तीसरा वाकया है जिसमें इदारे के मुलाजिमीन की जानिब से शादी की खोई हुई अंगूठियों को ढूंढा गया। ये तो ये बड़ा लोगों ने अब मजाक ही बना लिया ना कि अब वो ढूंढ रहे हैं, तो ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग फेंकी जाएं। लेकिन देखें ये कितनी कमाल बात है कि वो अगर ठान ले तो हो सकता है, बिल्कुल तो हो सकता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो छोड़ दें, हमें यही नहीं पता आज तक कि कचरा उठाएगा कौन, किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसकी है। कभी हम तुर्की वालों से कांटेक्ट करते हैं, कभी हम चाइना वालों से कांटेक्ट करते हैं कि खुदारा आके हमारा कचरा उठा लो, वो उठा लो। लाहौल वाला कुवत पता नहीं क्या हम करते हैं। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ भी वैसे कचरे से अंगूठी मिल तो जाए, लेकिन वो जाए कहाँ ये फिर अलग बात है, वो अलग कहानी है। नाजरीन ज्यादा नहीं जाते उसमें, लोग कहेंगे यार ये खामखा बैठ के बुराइयां शुरू कर देते हैं। तो आपको मैं बताती हूँ कि बहुत सारी चीजें दुनिया में हो रही हैं और उनसे हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। वैसे दुनिया का पहला ज़ेरे आब मुजस्समों का पार्क बन गया है। हाँ, और पहले से ज्यादा बेहतर हो गया है। और बेसिकली हुआ ये है कि जिसके बाद वो एक बार फिर लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। पहले से ये मौजूद था, लेकिन इसमें ज़ाहिर है कुछ रेनोवेशन की होगी, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शंस की होंगी। कैरेबियन जो हमारा मुल्क है उसका ग्रेनाडा, कैरेबियन मुल्क जो है ग्रेनाडा, हमारा कहाँ से? नहीं, हमारी दुनिया का ग्रेनाडा। हाँ, तो उसमें दुनिया का पहला अंडर वाटर पार्क जो बरतानवी मुजस्समा साज है और माहिर माहौलियात जेसन डी कैरिस, जेसन उन्होंने 2006 में बनाया था। अब इस पार्क में 31 नए मुजस्समे शामिल किए गए हैं जिसकी बड़ी फुटेज आई है और बड़ी इंटरेस्टिंग वो खूबसूरत उसकी शक्ल नजर आ रही है। तो वो हमने सोचा आपसे भी हम शेयर करें। इंसानी जो शक्ल है वो भी मौजूद है मुजस्समों में। अच्छा, जजीरे के मगरबी साहिली पट्टी पर समंदर में आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के जिसको हम कहते हैं ना एक मकाम है जो उसके लिए मुख्तस किया गया है कि आप वो रखे गए हैं, इधर वो हुआ बनाया जाएगा और बेसिकली बनाया गया है। मकामी वजारत सियाहत जो है उसके मुताबिक इन मुजस्समों का मकसद जो है ग्रेनाडा की सकाफत और तारीख को जाहिर करना है, लोगों तक पहुंचाना है। और ग्रेनाडा में रंग बिरंगे लिबास और नकाब का भी इस्तेमाल जो है वो मकामी सकाफत का हिस्सा है। और इन मुजस्समों को भी इसी रवायात के तहत जो है वो रखा गया है, डिजाइन किया गया है। और इसे जो है मरजान कार्निवल उसके लिए तैयार किए गए, बिल्कुल है ना। हाँ, तो उस कार्निवल के लिए ये तैयार किए गए हैं, आपको नजर आ रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। इनिशियली थोड़े से बरतानिया में बनाए गए थे, बरतानिया में इनको तामीर किया गया था। उसकी तैयारी के लिए फनकारों ने अपनी बड़ी जबरदस्त जो सारी सलाहियतें थी वो फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर लेकर आए। स्टेनलेस स्टील और पीएच समुद्री सीमेंट एक है, जिससे कि ये चीज खराब नहीं होती। बेसिकली पानी के अंदर रहने के लिए इसको ऐसा बनाया जाएगा या ऐसा बनाया गया है कि जिससे ये पानी के अंदर खराब ना हो जाए, गल ना जाए। तो वो पीएच सीमेंट जो है वो इस्तेमाल हुआ और इन्हें मसनूई जो मरजान की जो चट्टानें हैं उनके तौर पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया। तो अच्छा, सुराख हैं, पनागाहें मौजूद हैं, तो इसमें मछलियां ऑक्टोपस ये सब आती जाती रहती हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। ये भी पूरा उन्होंने गुजर सकती हैं, बिल्कुल जबरदस्त खूबसूरत कमाल। मजा आया ना। अंडर वाटर भाई, अंडर वाटर मुजस्समों का जाके कभी देखे अंडर वाटर। ये अंडर वाटर मुजस्समों का वो हो गया मैडम टुसाओ। हाँ, इसमें आपका मुजस्समा लगाएंगे आप। बिल्कुल सही है। अच्छा चलो, एक और यूनिक चीज मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है? रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए आप जाती रहती हैं, आपका बड़ा शौक है, आप अकेले अकेले जाती हैं, खाना खाती हैं, बिल पता नहीं देती मुझे नहीं पता। बिल तो मैं दे देती हूँ, लेकिन जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें खाना खाने के रुझानात में बड़ी तब्दीली आ रही है और जदीद तौर तरीके मुतारिफ किए जा रहे हैं और उसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा अहम किरदार है। अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, उसमें देखा यह जा सकता है कि एक ऑगमेंटेड रियलिटी
वाला एक रेस्टोरेंट है। अच्छा। ऑगमेंटेड रियलिटी वाला। उसमें क्या होता है? खाना 3D खाते तो है ना? हवाई तो नहीं होता? नहीं खाते तो खा हैं। सकते हैं। ओके। लेकिन उसमें एक 3D सिस्टम है और 3D टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को मेन्यू दिखाया जाता है। उससे लोग ये तय कर सकते हैं कि वहां बैठकर उन्होंने क्या खाना है। अच्छा। मतलब आपके सामने वो चीज अपेयर हो जाएगी। चीज आ जाएगी, बिल्कुल। आपको लगेगा वो रियल है लेकिन वो होगी नहीं, जैसे होलोग्रामिक टेक्नोलॉजी वगैरह है ना। बेसिकली समझ नहीं आ रहा कि क्या ऑर्डर करना है, जी। तो ये ऑर्डर करने में आसानी पैदा कर रहा है। हाँ, कि आपको वो प्लेट पूरी बनी हुई आ जाएगी, उसके ऊपर वो बर्गर वगैरह जो भी है वो रखा हुआ है। आप देखें, अब आप हाथ नहीं लगा सकते उसको, ज़ाहिर है हाथ लगाएंगे तो कुछ होगा। लेकिन हाथ लगाने के लिए आप असली मंगवा लें, लेकिन देखकर आपको बहुत चीजें अच्छी पता चल जाएंगी, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि जब आप नए रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ यू एंड अप ऑर्डरिंग कुछ ना कुछ उल्टा सीधा, वो फिर खाया पिया भी नहीं जाता। एक तो उसका नाम मुश्किल, ऊपर से डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन मुश्किल, उसकी डेफिनेशन पूछने के लिए आप मैं तो कई मरतबा बुलाता हूँ, भाई जरा समझा दो मुझे। बिल्कुल। या मेरा जो आसान तरीका ऑर्डर करने का वो ये है कि उनसे हम पूछ लें बेस्ट क्या मिलता है इधर। वो तो उसके लिए तो सब बेस्ट होगा ना, उसने तो कहानी सुना नहीं, लेकिन एक आधी चीज आप उसको बता दें, भाई आपको स्पाइसी चाहिए, पास्ता खाना है, जो भी खाना है, तो बेस्ट कौन सा है पास्ता आपका स्पाइसी, तो वो 2-4 नाम आपको बता देगा। मुश्किल चीजें करते हैं, लेकिन इससे चीज बहुत आसान हो गई। हाँ, इससे पता लग जाएगा सर्विंग कितनी होगी। वो आप नाम इतना बड़ा होता है, जब सर्विंग आती है तो उसमें 2 चपातियां ऐसी रखी हुई होती हैं, 2 छोटे छोटे ब्रेड के पीसेस और जरा सा एक पोर्शन उन्होंने बनाया हुआ होता है, उसके साथ 2 सलाद के पत्ते, ऊपर उसके 2 केचप के डॉट्स। हाँ। और वो आपको लगता है वो माय गॉड व्हाट अ डिजाइन। मैंने एक जगह अवैस भी था नाजरीन मेरे साथ, और 2-4 और भी लोग थे बैठे थे। मैंने बड़ा अपनी तरफ से एक पास्ता ऑर्डर किया, और उस पास्ते की प्लेट तो बड़ी अच्छी खासी वाइट प्लेट थी। उसमें कुल 4 पास्ते के जो रेवियोली उस पास्ता का नाम था। और वो 4 ऐसे फूल टाइप बने हुए थे, तो वो 4 उन्होंने प्लेट में रखे, गिन के 4, और उसके ऊपर इसी तरह की ये शशके डाले हुए थे, सॉस के नुक्ते फेंके हुए थे, और डिजाइन बना देते बिल्कुल। वो जब आया तो मैंने कहा भाई इससे पेट भर जाएगा। पेट नहीं, वो रेस्टोरेंट वालों की जेब भर जाएगी। हाँ, ये है। हाँ, तो इसीलिए ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती हैं ये चीजें, और मैं बुला के डिटेल में पूछता हूँ उनसे, भाई तुम इसकी पूरी डेफिनेशन मुझे बताओ। भाई आपका टाइम सेव हो गया, ये रियलिटी वाला अगर सिलसिला आ जाए पाकिस्तान में, भाई आप बटन दबा के देखते रहे, सारे मेन्यू आ गए, जो आपको अच्छा लगे वो ले लें, सही लगे वो आप खुद कर लें। ये करना चाहिए यहाँ पे, इसकी टेक्नोलॉजी बिजनेस आइडिया है ये, बिल्कुल कुछ करना चाहिए इसका, मजेदार ऐसी बनाई जाए। वाकई। हाँ। अच्छा, अब साइंस की जो बात आ ही गई है, तो आपको पता है साइंस जो है वो एक बड़ी साइंस अहम चीज है। आप तो सैयारों यारों पे भूल नया सैयारा दरियाफ्त हो गया है। चले नाम लिया और मैं बता रहा हूं आपको, ये सैयारा जो है वो साइंसदान कह रहे हैं कि ये होना ही नहीं चाहिए, मगर है। उनका क्या काम, हर चीज में बोलते हैं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, भाई है तो बस हम उसके साथ जीना सीखें। ये सैयारा जो है बेसिकली हमारी जमीन से 13 गुना बड़ा है, हमारे सूरज से 9 गुना छोटे सितारे के गिर्द घूम रहा है। उस वजह से साइंसदान चकरा गए हैं कि भाई सैयारे का मतलब इतना बड़ा सैयारा कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत ठंडे बोने सितारे के गिर्द इसका घूमना ये हैरान कुन है कि भाई ये जो सैयारा है वो बड़ा है, और जो जिसके गिर्द ये घूम रहा है वो उतना बड़ा नहीं है कि उसके साइज के हिसाब से उसकी जो ग्रेविटी है उससे वो कंट्रोल हो सके। वो कह रहे हैं कि भाई ये क्या चक्कर है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। इसका नाम है LHS 3154। ये नाम बड़े मुश्किल होते हैं इनके वैसे। ये चंद सबसे छोटे और ठंडे सितारों में से ये एक है। अच्छा। और इस हवाले से एक तहकीकी जर्नल जो है उसमें शाया हुआ है, और उसमें कहा गया है कि इस दरियाफ्त से अंदाजा होता है कि हम कायनात के बारे में कितना कम जानते हैं। भाई कायनात के बारे में आप कुछ जानते ही नहीं है चाचा। वो अल्लाह ताला ने जितनी बड़ी ये कायनात बनाई है, वो तो आपको पता है कि आपने अभी तक उसका यूं कहिए कि 0.00001% भी नहीं देखा है, इतनी बड़ी उसका साइज है। तो आप अपने तुरम खान समझते हैं अपने आप को और कहते हैं कि हमें सब पता है। तो इतने बड़े सैयारे के इतने छोटे सितारे के गिर्द घूमने की किसी को तवक्को नहीं थी। एंड नाउ द साइंटिस्ट्स आर बैफल्ड कि भाई ये क्या है ये, और कैसे ये काम हो रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे ये चीज है, बनाया है, हो रहा है ये। आप कर लो जो करना है, तुम्हें क्या पता, तुम तो बिग बैंग और ये सब करके, और यही अभी तक इस पर तुम लोगों ने टेंशन डाली हुई है कि ये तो सब कुछ खुद हो गया तो ये बन गया खुद भी। भाई अब कर लो जो करना है तुम। तो खैर सही बात है, ये हुआ है, साइंस की कहानियां चल रही है भाई, ठीक है ना। तो ये साइंटिफिक कहानियां हो गई हैं हमारी, और साइंटिफिक कहानियां हो गई। काम करते हैं कि वक्फा अगर आप ले लें। सैयारे का नाम मैंने आपको क्या बताया था? LHS क्या नंबर था पता नहीं, 3154B। बिल्कुल ठीक है जी, नाम याद रखना है, कल मैं पूछूंगा आपसे क्लास में, ठीक है। चले ठीक है जी, वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं जी कुछ तालीम की। तालीम के हवाले से कहा जाता है कि जी तालीम किसी भी कौम की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तालीम बहुत ज़रूरी। क्या आपका भी इस बात से इत्तेफाक है? मेरा बिल्कुल इत्तेफाक है। हम तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में एजुकेशनल इमरजेंसी लगने की ज़रूरत है, लेकिन फिर बहुत सारे लोग मेरी इस बात से अग्री नहीं भी करेंगे। बहुत सारे लोग जो कामयाब हैं और इसी न्यू स्कूल सिस्टम से निकल के कामयाब हुए हैं, वो ये भी कहते हैं कि भाई हमने भी यहीं से पढ़ा था, हम आज इस ओहदे पर फाइज हैं, हमने दुनिया के फलां इदारों में काम किया, तो हम भी इसी चीज़ की और इसी स्कूल सिस्टम की और इसी तालीमी निज़ाम के पैदावार हैं। तो आपने बताया ना कि मैंने भी स्कूल में पढ़ा है, तो आपकी बात को सीरियस लेंगे फिर। हाँ, मैंने भी स्कूल में पढ़ा है, मेरी हालत आप देखें। आपको वो हल्का ले रहे हैं। क्या बात करती भाई, शिफा ने भी कह दिया तालीम की अहमियत है। अच्छा, अब तालीम की जो अहमियत है, हमने आज उसके ऊपर खैर मजाक से हटके हमने डिस्कस करना है अर्ली इयर्स की जो एक एजुकेशन होती है वो क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें बच्चों को सिखाया जाना ज़रूरी है और वो कैसे सिखाया जा सकता है और उसका जो यूँ कह लीजिए कि स्टैंडर्ड है वो क्या होना चाहिए। डॉक्टर आयशा रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और उनसे हम जानेंगे, वो थोड़ा सा हमें भी सिखाएंगी और कुछ आप लोग भी सीख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अच्छा, पहले तो थोड़ा सा अर्ली एज को डिफाइन कर दें। अर्ली इयर्स हाउ इंपॉर्टेंट आर दे? क्योंकि शिफा तो अभी तक कहती है मैं अर्ली एज में लर्निंग मैकेनिज्म में हाउ इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली इयर्स? श्योर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अर्ली इयर्स में जब हम फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो आमतौर पे बर्थ से लेकर 8 साल यानी क्लास 3 तक आमतौर पे जो हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंदर बनती है, इक्विवेलेंट ऑफ दैट समझा जाता है कि 0 से लेकर आप कह लें कि 8 इयर्स तक बहुत क्रूशल इयर्स हैं, क्योंकि उसके अंदर बच्चे की बहुत ज़्यादा ब्रेन डेवलपमेंट भी होती है अर्ली इयर्स में, और जो उसको जो फाउंडेशनल स्किल्स उसको सीखने की जरूरत होती है, सलाहियत भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर उसको ठीक से आप टैप करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो एज 0 से इसलिए कहते हैं, एक तो बहुत हद तक अगर आप देखें जो स्ट्रॉन्ग अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जिसका अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एक हिस्सा है पूरे डेवलपमेंट अप्रोच का, उसमें तो ये कहा जाता है कि मदर की हेल्थ से लेकर और वो जब कंसीव करते हैं बच्चे को, तो उस वक्त से ही ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। और ख़ासतौर पे हमारे जैसे मुल्कों में पुअर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको पता है जहाँ पर न्यूट्रिशन और हेल्थ और फूड वो एक इशू है जिसकी वजह से स्टंटिंग, मालनरिश्ड बच्चे स्टंट हो जाते हैं। 42% हमारे पास वो नंबर है। तो जब आप ठीक तरीके से ग्रो ही नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे क्या? तो पहले तो बेसिक नीड वो है। इसीलिए कहते हैं कि प्री नेटल से लेकर और फिर 0 और 8 It starts in the womb actually. It starts there. It starts with the mother's health and her education. इसलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव अगर आपने एक यूजफुल जो कि फिर बाकी वैल्यू एडिशन करे बच्चे के अंदर, उस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसीलिए कहते हैं कि हेल्थ और न्यूट्रिशन भी होती है, फूड सिक्योरिटी भी होती है, फैमिली इनकम भी होती है, मदर का स्टेटस घर में क्या है, उसमें कितनी समझदारी है, कितनी तालीम है, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो आई थिंक वो पूरी अप्रोच को अगर लेकर चलें तो उसके अंदर ECE या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एक जरूरी लेकिन एक हिस्सा है। तो ओवरऑल अप्रोच पूरी आपको रखनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि बच्चा ग्रो करे अपने फुल पोटेंशियल, जो हम कहते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा फुल पोटेंशियल रीच करे अपना, तो वो उसके लिए फिर पूरी अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, हम कुछ देर में कॉल्स भी शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। अच्छा, अब हमने चूंकि अर्ली ईयर्स को डिफाइन कर दिया और उसकी एक होलिस्टिक अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, अब हम बेसिकली जिस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस करना चाह रहे थे मेरा ख्याल है वो ये कि अब एक बच्चा जो है वो पैदा हो गया है, is here in front of us in the world. अब उसको शुरू के ये जो 8 साल आपने बताया उसमें क्या क्या सिखाया जाना ज़रूरी है और वो सिखाने के लिए तरीक़ाकार क्या होगा? देखिए, अच्छा, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि डेवलप्ड सिस्टम्स थोड़े से ज़्यादा अमीर ममालिक और जैसे कह लें कि हम जैसे थोड़े से स्ट्रगलिंग जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे ज़रा फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि वैसे तो कहने को 0 से 3 इयर्स की उम्र तक, 3 साल की उम्र तक बच्चे का 80% तकरीबन दिमाग ग्रो कर जाता है। 5 साल की उम्र में पहुँचने से पहले 90% उसका दिमाग जितना बढ़ना होता है वो डेवलप होता है। मैं अगर इसमें एक सवाल मेरे सामने आया कि दिमाग ग्रो कर जाने का मतलब यह है कि वो फिजिकली ग्रो कर जाता है या उसके ऊपर डेटा स्टोरेज फिजिकली भी ग्रो कर रहा है आपके, फिर जिस तरह हम कहते हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स जो बन रहे होते हैं कि जो भी आपको एनवायरनमेंट से जो भी सिग्नल मिलेगा उसको आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे और उसके मुताबिक रिएक्ट कैसे करेंगे, वो सारे नेटवर्किंग आपके दिमाग में हो रही होती है। 4 बड़ी बड़ी चीजें हैं जब हम ब्रेन डेवलपमेंट की बच्चे में बात करते हैं। सो आपको पता है कि वो जो मूवमेंट से रिलेटेड है, मोटर स्किल से रिलेटेड है, फिजिकल
फिजिकल एक जो डेवलपमेंट है वो भी उस ब्रेन डेवलपमेंट का हिस्सा है। लैंग्वेज स्किल्स, बच्चा अगर आप देखें तो बिल्कुल वो छोटा सा चंद महीने का होता है तो वो थोड़ा बहुत आपसे कम्युनिकेट चाहे वो सिर्फ साउंड से करे, वो करना शुरू कर देता है, रिएक्शन देना शुरू कर देता है। वो फिर ओवर टाइम ज़ाहिर है उसमें वर्ड्स जो ऐड हो जाते हैं, वोकैबुलरी ऐड हो जाती है। सो फिजिकल हो गया, मूवमेंट हो गई, लैंग्वेज हो गया, इमोशनल रिएक्शन या इमोशनली वो किस तरह से आपको एक तो आपके साथ रिलेशनशिप को वो कैसे एडजस्ट करता है उसके साथ, और फिर रिएक्ट कैसे करता है उस सिग्नल्स के मुताबिक, और फिर एक वो सोशल साइड ऑफ थिंग्स के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और इस किस्म की चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें ओवर टाइम, ये तो ब्रेन डेवलपमेंट आप कह लें कि बिल्कुल एक इनिशियल जो हमने बात की, फिर ये चीज़ फाउंडेशन बनती है ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स थिंकिंग या मोर कॉम्प्लेक्स ब्रेन डेवलपमेंट, जिसके अंदर फिर बच्चे की मोटिवेशन टू एक्सप्लोर, बी क्यूरियस, दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स, टू बी एबल टू फोकस, ताकि आप चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे। हमें पता है जब प्री स्कूल में बच्चे जाते हैं, किंडरगार्टन में, बहुत ज़्यादा दफ़ा टीचर्स कहते हैं ये बच्चा फोकस नहीं कर सकता, तो फोकस नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? तो वो फाउंडेशनल स्किल बड़ी ज़रूरी है, ब्रेन डेवलपमेंट का हिस्सा है। फिर इसी तरह से आगे जाके थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो जाती है, आपको थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करना आ जाती है कि अगर मुझे थोड़ा सा, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो शेप्स वाले आप ब्लॉक्स उनको देते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू करते हैं, पट्टी लगा के उनको कहते हैं टेक्सचर बताओ ये क्या चीज़ है, सेंसरी वो चीज़ें, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है। और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत आपको जो अपनी इमोशनल थोड़ी सी रेगुलेशन, या मैंने दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है, दूसरे बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, वो चीज़ फिर वो कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होती जाती है ओवर द इयर्स। सो व्हेन वी से ब्रेन डेवलपमेंट, दिस इज व्हाट वी मीन। अच्छा, जब हम ये कहते हैं, एक और चीज़ भी हम बड़ा सुनते हैं टीचर से भी और पेरेंट्स से भी कि इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है या ये जो है समझता नहीं है, और ये चीज हमें लेटर ऑन ईयर्स में जाकर पता नहीं क्या चाहते हो, हम सब सिखा के भेज दें और तुम लोग कहो कि इसको कॉन्सेप्ट्स आते हैं। 8th, 9th और 10th में जब साइंस के सीनियर मतलब सीरियस सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं, फिर तो बिल्कुल ही मतलब फिजिक्स की वो E=mc² नहीं समझ आ रहा भाई क्या है कॉन्सेप्ट्स। तो ऐसा क्या होता है बच्चे में कि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, और वो चीज जो भी हो रही है उसके साथ जिसकी वजह से उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हो रहे, उसके और क्या साइड इफेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो लेटर ऑन जाके वो खुद भी शायद एक्सप्लोर करेगा? अच्छा शिफा, ये तो एक बात आपने कहा ना कि अच्छा हायर लेवल पे जाके भी आपको नजर आता है कि बच्चों के अंदर, देखिए एक बात तो तय है, बहुत सारी रिसर्च ये कहती है कि जब आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन लेकिन क्वालिटी की प्रोवाइड करते हैं, तो फिर आप एक तो ये कि अर्ली ईयर्स में ज्यादा बच्चे को केपेबल बना रहे हैं कि वो सक्सेसफुल होगा, यानी कि जब वो ग्रेड फॉर एग्जांपल 1 में होगा या 2 में होगा या 3, तो वो शायद उन बच्चों से जरा ज्यादा सक्सेसफुल या ज्यादा वेल एडजस्टेड होगा जो नहीं गए अर्ली या क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही। अब इसके अंदर जाहिर है थोड़ा सा वो वेल्थ वाला फैक्टर भी आ जाता है। देखिए ये जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है ना, खासतौर पे 3 से 5 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए, आपको पता है ये थोड़ा पैसों वाला काम है, कंसिडरिंग के, और ये इसलिए कंपल्सरी भी नहीं है, बहुत सारी जगहों पे मैंडेटोरी नहीं है। हमारे भी आप देखें तो हम कहते हैं ना 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों की तालीम स्टेट का वो है, वो इस वजह से कि 3 से 5 है तो बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि वो अंडरस्टैंडिंग हमारे पास पॉलिसी लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, पूरी तरह से नहीं आई, लेकिन आपको रिसर्च ये शो करती है कि जब आप वेल्दी और नॉन वेल्दी फैमिलीज की बात करते हैं तो ये एक बड़ा अच्छा पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है टू डिक्रीज द गैप बिटवीन द अचीवमेंट ऑफ जो हैव्स और हैव नॉट्स के दरमियान। तो ये, और इसका ये है कि आपको ओवर द ईयर्स आपकी अडल्ट लाइफ तक इसका जो पे ऑफ है वो नजर आता रहता है, यानी कि आप बेहतर परफॉर्म करेंगे एकेडमिकली, आप सोशली इमोशनली ज्यादा शायद वेल एडजस्टेड होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि और चीजें उसमें फैक्टर इन नहीं करती, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप शायद अगले जो आप जैसा कह रही हैं आगे स्कूल में जाकर जरा ज्यादा आपको मेहनत करने की या ज्यादा बेहतर तरीके से फोकस करने की आपको आदत होगी, आप इनकम ज्यादा जनरेट शायद अपने लिए कर सकेंगे, अपनी कम्युनिटीज में अपनी सोसाइटीज में आप ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। बल्कि शायद मैं कहीं फिगर देख रही थी कि अगर आप एक अच्छी आपने अपनी सोसाइटी में अच्छी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोवाइड करते हो तो आपके GDP पे तकरीबन शायद 10% का फर्क पड़ता है। मतलब बेसिकली जिसको अगर हम समराइज करें तो ये कि अगर आप अमीर हैं तो आपके बच्चे की जो इनिशियल 3 to 5 years की जो एज में सीखना और डेवलपमेंट है उसके ऊपर आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकेंगे, तो वो ज्यादा डेवलप होगा और वो आगे जाके क्या
क्योंकि ये तो वो एज है जिसमें बच्चे घरों पे ज्यादा होते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि भाई बच्चे को एक ऐसी उम्र में स्कूल भेजें कि जहाँ पे वो माँ को ना मिस करे, वो बॉन्डिंग उसकी माँ से पहले डेवलप हो जाए और फिर बाद में। तो इसमें इन घर में क्या इन्वेस्टमेंट, घर में करना क्या है, ये पेरेंट्स को द रोल नाउ शिफ्ट्स बेसिकली। ये मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं था जो आपने बताया, रोल हैज बीन शिफ्टेड टूवर्ड्स पेरेंट्स मोर देन द टीचर्स। इधर भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है ना, वही कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए, बचपन में सही तरबियत नहीं हुई आपकी। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन खुद इन्होंने कहा, मैंने कोई बात नहीं की, आपने खुद मुझे नहीं देखिए, लेकिन शिफा की बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक तो ये कि वेल्थ से हम इसका ताल्लुक सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वेल्थ का मतलब ये है कि आप कुछ चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो अगर शायद आप नॉन वेल्दी हैं तो बहुत खुराक तो समझ आता है। हाँ, अच्छी खुराक समझ आता है। फिर ये कि फर्ज करें अच्छे रिसोर्सेज, घर में किताबें होंगी और आपके पास तरीकेकार होंगे, प्ले में एंगेज करने का बच्चों को या और किस्म की एक्टिविटीज में, शायद आप और बच्चों के साथ प्ले डेट्स ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, वो सोशल स्किल्स। तो आपने देखा होगा बहुत सारी फैमिलीज, इवन हम भी 3 से 5 साल की उम्र में ECE नहीं गए थे क्योंकि जमाने में या आजकल भी मदर्स इन्वॉल्व होती थी अपने बच्चों के साथ। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, चाहे आप घर पे ही कजन्स के साथ इतने कजन्स होते थे कि वो प्ले डेट ही हो जाती थी, सारी उम्र ही प्ले डेट बहुत ज्यादा सीख लेते थे और इमोशनल रेगुलेशन। लेकिन देखिए, अच्छा जो ECE प्रोग्राम, एंड आई विल कम बैक टू आपका जो सवाल है, लेकिन उससे पहले ये कि अच्छा ECE प्रोग्राम ना कभी भी कम्युनिटी और पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट के बगैर कामयाब नहीं होता। सो आपको मदर्स को उसमें भी एंगेज करना है, पेरेंट्स को अपने उसमें भी एंगेज करना है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि अगर आप पढ़े लिखे, मैं वेल्दी से ज्यादा कहूंगी कि पढ़े लिखे और इंगेज्ड और ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बस पैदा करके छोड़ नहीं देते कि ये खुद ही सीख लेगा या स्कूल सिखा देगा। इसीलिए वो हम आजकल, आपको पता होगा, हम ये कहते हैं कि माशरे में तमीज क्यों नहीं नजर आ रही या टॉलरेंस क्यों नहीं नजर, ये एथिक्स क्यों नहीं नजर आ रही, क्योंकि वो आप घरों से सीखते हैं। बिल्कुल, वो आप घरों से सीखते थे किसी जमाने में, हम सब ने घर से राइट क्या है रॉन्ग क्या है वो सीखा हुआ है। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गई है, पेरेंट्स के पास टाइम भी नहीं है, पॉवर्टी भी है, अलॉट ऑफ कमाना भी है, आप बच्चे को कहीं पीछे छोड़ देते हैं और फिर आप ये समझते हैं कि अब ये स्कूल की टीचर की जिम्मेदारी है। लेकिन ये जिम्मेदारी आप सिर्फ उन पे नहीं छोड़ सकते, आपको खुद भी कुछ करना है। हम फिर इन दोनों चीजों को, इन दोनों एरियाज को डिस्कस कर लेंगे कि घर पे क्या करना है हमने और टीचर्स का काम क्या है। एक कॉलर भी हमारे साथ, आयशा है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इब्तदाई एज में पढ़ने लिखने में मुश्किलात होती हैं, या फॉर एग्जांपल मेरी अपनी भतीजी है, उसको डाउन सिंड्रोम है। अच्छा। तो वो पढ़ लिखना उसको बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे बच्चों के लिए उनको सिखाने के लिए किन चीजों पे फोकस ज्यादा करना चाहिए? ये बिल्कुल अलग डोमेन है वैसे ये, एंड मे बी आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन, लेकिन उनकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, हम अर्ली चाइल्ड, लेकिन अदरवाइज डॉक्टर साहबा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो नॉर्मल होते हैं बिल्कुल, लेकिन वो स्लो होंगे, वो पिक स्लो कर रहे होंगे या वो बात स्पीच नहीं कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजें आम लोगों में भी थोड़ी स्लो होती है। और मेरे ख्याल में इसीलिए वो जो हम पहले बात कर रहे थे ना, उनकी बात का कनेक्शन इस बात से जरूर है कि जो मैं कह रही थी कि जो आपकी अप्रोच है बेसिकली वो होलिस्टिक होनी चाहिए, यानी हेल्थ या डायग्नोसिस, बच्चे को कोई इस किस्म का मसला तो नहीं जिसकी वजह से उसको स्पेशलाइज थोड़ी सी अटेंशन की जरूरत है, वो फिर चीज उसमें बहुत जरूरी हो जाती है। अब उन्हें, वो पढ़े लिखे होंगे, उन्हें पता होगा, बच्चे डायग्नोज हो गया होगा कि इसको ये सिंड्रोम है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता। और ये तो शायद, आई एम सॉरी कि मैं कॉलर की बात का डायरेक्टली शायद नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जवाब ये दूंगी कि देन यू नीड टू फाइंड हेल्प। एक तो ये कि पहले डायग्नोज कर सकें। हमारे पास तो बच्चों की आई साइट का मसला डिटेक्ट नहीं होता, हियरिंग का मसला डिटेक्ट नहीं होता, जो इसी का हिस्सा होता है। बहुत सारे बच्चे, और ये देखा गया मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की गई है जिसमें नजर आता है कि वो बच्चे को सिर्फ ग्लासेस लगने से उसकी लर्निंग कहाँ से कहाँ पहुंच गई, या सिर्फ उसकी, अगर आपने वो हियरिंग का मसला हल कर लिया सिर्फ इतना करके कि उसको क्लास के फ्रंट पे बिठा दिया, बैक पे बिठाने के बजाय, तो उससे उसकी लर्निंग कितनी जल्दी और वो कंसंट्रेट करने लग पड़ा। तो स्कूलों ने स्पेशल टीचर्स रखे हुए हैं और आप बच्चों को क्लास में आइडेंटिफाई करते हैं ये वीक लर्नर है, फिर वो कहते हैं मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज, इसको ADHD है, इसको BC समथिंग कुछ XYZ है, और कुछ चीजें वो कहते हैं जी इनको इसके पास लगा दें तो वो ज्यादा पैसे ले लेंगे फिर। और अवेस वो बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको फर्ज करें कोई इस तरह की स्पेशल नीड्स हैं भी, तो वो एडजस्ट हो सकते हैं मेन स्ट्रीम क्लासरूम्स में और टीचर्स के साथ, अगर वो ट्रेंड हो और अगर उन्हें पता हो कि इनको किस तरह से मैंने केटर करना है। हर बच्चे को जिसको कोई आप समझ लें कि थोड़ी स्पेशलाइज्ड अटेंशन की जरूरत है, उसका मतलब ये नहीं कि उसका स्कूल सेपरेट कर दें जो हमारे पास होता है। जी, हम तो बिल्कुल एक, और फिर वो उसमें सारा मॉनिटरी चीज भी आ जाती है। अच्छा, हमने अब डिस्कस करना है कि घर पे क्या करें, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और
कि ना करने का कंसीक्वेंस? सो देखिए, सबसे पहले तो ये कि मेरे ख्याल में वो हेल्थ और न्यूट्रिशन वगैरह वो चीज़ें तो गिवन है, वो आप अपने बच्चों को अच्छा खिलाएं, इस तरह की चीज़ें खिलाएं जिसके अंदर आयरन, विटामिन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि सिर्फ कार्ब्स खिलाना या वो खिलाना उससे बच्चे का, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए सॉरी कह रही हूँ बिकॉज रिसर्च हैज शोन कि इन चीज़ों से फर्क पड़ता है। हम अपने बच्चे को बेशक पेट भर के सारा दिन रखें, लेकिन अगर आप उसको वो चीज़ें नहीं खिला रहे जिससे उसकी ब्रेन डेवलपमेंट होनी है या जिससे वो फोकस करे, आयरन जिसे हम कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो उसका फायदा नहीं है। उसके अलावा देखें, जिस तरह हमने वो 4 चीज़ों की बात की कि फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है ब्रेन की, लैंग्वेज एक्विजिशन हो रही है, इमोशनल रेगुलेशन हो रही है, उसको सोशल स्किल्स भी साथ में आ रही हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको इन चारों डोमेन्स को डेवलप करने में पेरेंट को इन्वॉल्व होना है। एक लैंग्वेज के हवाले से मैं कहूँगी कि बहुत सारे बच्चे जो ऐसे घरों से आते हैं जहाँ किताबें होती हैं या उनको रीड करके बताया जाता है या सॉन्ग्स या राइम्स सिखाई जाती हैं, उनकी वोकैबुलरी इन्हांस होती है। एक वो प्ले एलिमेंट और वो सारा कुछ तो है, लेकिन वोकैबुलरी, जितने वर्ड्स आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, मीन्स रीड टू देम। दिस इज वन थिंग दैट अनफॉर्चुनेटली जो पेरेंट्स लिटरेट नहीं है वो नहीं कर सकते। अगर उनका कोई बड़ा बहन भाई स्कूल जाता है या कोई अंकल आंटी हैं या कम्युनिटी में ऐसा कोई सेटअप मौजूद है, इसीलिए जो मैं शुरू में कह रही थी ना, होलिस्टिक यानी कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट, ऐसी स्पेसेस कम्युनिटी में है जहाँ पीपल कैन गो, चिल्ड्रन कैन गो एंड समवन कैन रीड टू देम, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सो जो बच्चे बेहतर आप कहने के घरानों से, वेल्थ वाइज मैं उसकी बात कर रही हूँ, आमतौर पर उनकी 3 से 4 गुना वोकैबुलरी ज़्यादा होती है वर्सेस वो बच्चे जिनको कोई रीड या बुक्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती। बच्चों को फिजिकल मूवमेंट करवाएं, जिसे हम कहते हैं ना मोटर स्किल डेवलपमेंट। जब किंडरगार्टन में या क्लास 1 में बच्चा जाएगा, उसको पेंसिल पकड़ना या पेन पकड़ना इज अ स्किल जो कि बच्चे को नहीं आती है, लेकिन वो और एक खास एज में खुद ही आ जाता है। हम कहते हैं 3 साल का है मगर इसको सिखाओ भाई जल्दी जबरदस्ती ना सिखाएं पहले, लेकिन जो बाकी हम कहते हैं ना कि मोटर स्किल्स हैं, जैसे फर्ज करें, जैसे आपने देखा होगा वो बच्चे वो एक छोटी सी टॉय व्हील कार उसको वो चला रहे होते हैं, बच्चों को अपने हाथ इस्तेमाल करने दें। ठीक है, पेंसिल बेशक वो नहीं पकड़ेंगे अभी, लेकिन आप उनको हाथ इस्तेमाल, सो उनकी वो थोड़ी सी मूवमेंट, उनकी फिजिकल स्किल्स, अपने आप को बैलेंस करना, ये सारी चीज़ें सिखाएं थ्रू प्ले, थ्रू अदर एक्टिविटीज़। ये पेरेंट्स कर सकते हैं, चाहे पढ़े लिखे हों या ना पढ़े लिखे हों। इमोशनल रेगुलेशन, आप बच्चे को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं जब कुछ हो जाता है, आप उसको, अब याद रखें हमने ब्रेन डेवलपमेंट की बात की थी, इसका मतलब ये है कि बच्चे के न्यूरल नेटवर्क्स भी बन रहे हैं, न्यूरल सर्किट्स बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई वाकया हुआ है और किसी बड़े ने उस पर, बच्चे के हाथ से ग्लास छूट गया है, किसी बड़े ने उस पर रिएक्ट किया और चीखा, धाड़ के, चीख के और ये करके उस पर रिएक्ट किया है। बच्चे का एक ख़ास रिएक्शन होगा, और ज़ाहिर कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन नहीं होगा, और वो उसके मुताबिक उसके दिमाग में आ जाएगा कि मुझसे कोई गलती होती है तो दिस इज़ हाउ द अडल्ट इज़ गोइंग टू रिएक्ट, और मुझे उसके या मुझे शट डाउन हो जाना है या मुझे रोना है या मुझे जो मर्जी करना है, वर्सेस एक पॉजिटिव उसका थोड़ा सा, ये नहीं मैं कहती कि ग्लास तोड़े तो इनकरेज करें उसे, लेकिन एक तरीका होना चाहिए, क्योंकि बच्चा वो न्यूरल नेटवर्क्स बना लेगा, उसको पता होगा कि ये वाकया होगा, इस तरह की कोई चीज़ होगी तो ये रिएक्शन आएगा और मेरा रिएक्शन उसके बदले में क्या होना चाहिए। पेरेंट मैनेज कर सकता है, मुझे पता है हम सारे स्ट्रेस्ड होते हैं, आई एम अ पेरेंट माई सेल्फ, आई एम नॉट एबल, ये करना है, वरना मेरी तरह गिल्टी पेरेंट होंगे कुछ सालों के बाद, आपको होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया था जब मेरा बच्चा ग्रो कर रहा था। अच्छा, सो इमोशनली रेगुलेट करें। कॉलर भी है जी, सज्जाद साहब फैसलाबाद। वालेकुम सलाम सर, फरमाइए। सर, मेरा सवाल है मैम से, मेरा बेटा है 10 साल का और वो अभी तक माइनस प्लस और मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर पा रहा होता, उसमें इतनी इसको डिफिकल्टी होती है, जिससे डिस्कस करें वो कहते हैं इसकी बेस सही नहीं बनी हुई। बेस के लिए अब समझ नहीं आता उसका क्या करें इलाज, उसको कैसे करें, 4th क्लास में है वो। लेकिन ऑब्वियसली मुझे ये नहीं पता कि बच्चे को सिर्फ ये वजह है कि मैथ पसंद नहीं है, मैथ सही से सीखा नहीं है बचपन से, या कोई और मसला है। ऑब्वियसली इट्स डिफिकल्ट टू से, लेकिन अगर फर्ज करें कोई और मसला नहीं है और सिर्फ आपको ये लग रहा है कि फॉर सम रीजन मैथ इसकी कमजोर है, गो बैक टू द बेसिक्स। देखें, जो हमें मेरे ख्याल में 4th क्लास उन्होंने बच्चे को कहा है, हमारे पास बहुत सारे बच्चे, अगर आप फिगर्स भी देखें तो आपको नजर आता है कि जो बच्चा 4th ग्रेड लेवल पे, वो शायद 2nd ग्रेड लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। तो एक तो ये चीज समझने की जरूरत है पेरेंट्स को कि देयर चाइल्ड इज नॉट अलोन, आपका बच्चा अकेला नहीं है, लेकिन हाँ उसे हेल्प की जरूरत है। और ये जो गैप है, अगर आपने उसको फाउंडेशन, अगर उसे ग्रेड 4 नहीं आता, क्या उसे ग्रेड 3 की स्किल्स आती है या नहीं, अगर ग्रेड 3 की स्किल्स नहीं आती, क्या उसे ग्रेड 2 की स्किल्स आती है या नहीं।
फर्ज करें अगर आपका बच्चा लेट से बहुत खराब हालात में है और इस वक्त ग्रेड 2 की स्किल लेवल के ऊपर है, स्टार्ट देयर, रिपीट कर लें, 3 महीने लगाएं और रिपीट बेशक आप क्लास ना करवाएं, एक्स्ट्रा हेल्प, गेट हिम और हर एक्स्ट्रा हेल्प। आप खुद अगर घर में पढ़ा सकते हैं इस एज के बच्चे को तो खुद पढ़ा ही सकते हैं, पेरेंट्स या किसी और को इन्वॉल्व कर ले, लेकिन वो जो गैप है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, बिकॉज दिस इज गोइंग टू एक्यूमुलेट। बर्डन भी ना बना दें उसके ऊपर कि बस तो हर वक्त एक्सटर्नल हेल्प लेके पूरा दिन ही उसका उसमें। लेकिन ये याद रखिए कि अगर आप पिछले गैप हल नहीं करेंगे ना तो ये चीज बिल्डअप होती जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि 5th में वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब ये हमने बात की कि भाई घर पे हमने क्या काम करना है, जो आपने 4 डोमेन्स की बात की, ये हो गया सिलसिला 5 साल तक की उम्र तकरीबन, जिसमें हमारे यहाँ पर बच्चे स्कूल जाना चाहिए आइडियली, हम तो खैर पैदा होते मतलब ये कि आप किंडरगार्टन 1 उसके बाद शुरू हो जाती है। हाँ। अब स्कूल में क्या होना चाहिए, क्योंकि उसी चीज को लेकर वो आगे डेवलप करेंगे। हाँ, देखिए इसीलिए शायद ये ECE या जो अर्ली चाइल्डहुड 3 से 5 जरूरी है, क्योंकि किसी नई एनवायरनमेंट में जाना है, वहाँ सबसे पहले अगर अडल्ट भी जाए तो आपको एडजस्ट होना पड़ता है, और एडजस्ट होने के लिए कुछ फाउंडेशनल स्किल्स चाहिए, वो आपने कुछ घर से भी दे दी, कुछ ECE से दे दी। एक तो ना सिर्फ ये कि छोटे बच्चे ने स्कूल जाना है, बल्कि वहाँ एडजस्ट भी करना है, और फिर उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि अब तुमने परफॉर्म भी थोड़ा बहुत जो भी उस लिहाज से वो करना है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये हम सब 90% लेना है और ना 89 आ गया तो नहीं भाई 90 मेरे होना चाहिए। फादर की तरह अगर आप हो तो ये 2% करके बेटा आप तो नालायक है। तो ये किसी और ने तो ये 2% लिए होंगे ना, आपने नहीं लिए। नहीं, लेकिन हाँ, स्कूल में देखें अर्ली ईयर्स में खासतौर पे, बाद में तो चलने थोड़ी सी और बात हो जाती है, लेकिन टीचर हैज टू बी, एक सपोर्ट का रोल होना चाहिए, एक नर्चरिंग, एक केयर का रोल होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास स्कूल्स क्योंकि अगेन ओवरबर्डन्ड हैं, थोड़े अनट्रेन्ड टीचर्स भी हैं, थोड़े अंडर कॉम्पनसेटेड टीचर्स भी हैं, वो एनवायरनमेंट भी उस तरह से कंड्यूसिव नहीं होती, मोटिवेशन भी नहीं है। तो ये कहना आसान लगता है कि जाएं और देखें आप बच्चे के साथ इस तरह डील करें, लेकिन आपकी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं और मल्टी ग्रेड आप क्लासरूम पढ़ा रहे हैं तो जाहिर है इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। लेकिन फिर क्वालिटी के ये कुछ चीजें तो आपको हल करनी पड़ेंगी। इसके बजाय इसके बगैर मेरे पास कोई मैजिक या किसी के पास कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है जो कहे कि अच्छा ये सब कुछ ठीक है, नहीं है आपके पास, लेकिन फिर भी आप आप कर सकते हैं अच्छी चीज़ें, आप नहीं कर सकते हैं। सो द बेसिक्स नीड टू बी देयर, विच मीन्स के हमारी पॉलिसी को कुछ थोड़ा सा, हमारी इन्वेस्टमेंट ऐसे स्कूल सिस्टम में होनी पड़ेगी। अच्छे स्कूलों की मैं बात नहीं कर रही, वहाँ पे तो आप खरीद के वो सीट अपने बच्चों को, वहाँ भी हालात मतलब ऐसे नहीं है कि हम कुछ बेहतर बहुत ही कुछ बेहतर है। लेकिन वो जो एक टीचर की ट्रेनिंग, और टीचर देखें अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए भी हमने कहा ना, जैसे 3 से वो तीसरी क्लास तक के बच्चे तो उसमें आते ही हैं, यू नीड अ सर्टेन काइंड ऑफ ट्रेनिंग, इट कांट बी जस्ट एनी टीचर कि मैं सिर्फ एक टीचर हूँ। आपकी सर्टिफिकेशन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बच्चा डेवलप कैसे होता है, ब्रेन डेवलपमेंट कैसे, क्योंकि आप उसका हिस्सा हैं उस ब्रेन डेवलपमेंट का। उसके बाद तो हो गया ना मोस्टली जो होना था। तो सो यू नीड टू बी दैट पर्सन एंड इट कांट बी एनी ऑर्डिनरी टीचर। सो वो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, वो यू नीड टीचर्स लाइक दैट अनफॉर्चुनेटली। सो वो फिर जब आप स्कूल में, जैसे सॉरी टू कम बैक टू योर पॉइंट, आप स्कूल में गए हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो अर्ली इन्वायरमेंट्स हैं इसके अंदर एक तो क्लासरूम की सेटिंग बड़ी इस तरह की होनी चाहिए कि बच्चा टॉर्चर ना हो, कि मैं एक अजीब से बेर से क्लासरूम में आ गया हूँ और मैंने उसी टेबल पे बैठना है और 6-7 घंटे के बाद वहीं से उठ के वापस चले जाना है। सो वो जो एज है उस हिसाब से आप बच्चे को एक्सपीरियंसेस दें, ज़्यादा प्ले बेस्ड होना चाहिए। ख़ास तौर पर जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर एकेडमिक इतना ज्यादा आप ना वो थोपें कि वो बिल्कुल दिल ही हट जाए उनका पढ़ाई से। सो फोकस ऑन थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट एट दैट एज, और वो आप थ्रू प्ले कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली वो इतनी आसान चीज़ें होती हैं कि थ्रू प्ले एडजस्ट हो सकती हैं। रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रीडिंग हमारे पास एक इशू है। उनके अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा करें। इसीलिए हम कहते हैं कि जो अर्ली चाइल्डहुड क्लासरूम्स होती हैं उसके अंदर छोटे से लाइब्रेरी के कॉर्नर्स क्लास में बने होते हैं, ना सिर्फ एक स्कूल लाइब्रेरी बल्कि क्लास में भी, क्योंकि यू वांट चिल्ड्रन टू बी एबल टू, उसमें बुक्स चाहे वो डोनेशन से आएँ चाहे आप खरीद कर लाएं, लेकिन चेंज करते रहें, बच्चों को बुक्स पिक करते रहें, स्टोरी टाइम्स करें, और जितना आप बच्चों को माहौल के अंदर थ्रू प्ले वो सिखा सकते हैं वो उतना ज़्यादा ज़रूरी है। आउटडोर्स काफ़ी सारा उनको टाइम मौका दें, एक्सप्लोर करें, चाहे जैसा मर्जी स्कूल है। और
ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में हमारे पास ज़रूरी हैं और हो सकती हैं किसी हद तक। इतनी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बट डिपेंड्स कि आपका वो विजन होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है। न्यूमरेसी के ऊपर ज्यादा जोर दें, बाकी चीजें बच्चा सीख ही लेता है। एक दफा आपको पढ़ना आ जाता है, सही से उसको समझना आ जाता है। हमारे पास तो कहते हैं ना कि 80% बच्चे लर्निंग पुअर है, यानी कि उनको 10 साल की उम्र तक वो टेक्स्ट देख अगर पढ़ भी लेंगे तो उन्हें समझ नहीं आती। तो वो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास तो 10 साल की उम्र तक इशू ये है कि बेसिकली टीच देम हाउ टू रीड। सबसे बड़ा इशू यही है, टीचिंग देम हाउ टू रीड, और हमें बेसिक्स की तरफ जाके उनको ही सही करना होगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जब आपका वक्त दिया आपने, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। और वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। आलमी बैंक के नायब सदर हैं मार्टिन रेजर। उन्होंने पाकिस्तान के दौरे के दौरान कुछ मुआशी इबाम का जिक्र किया और बड़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो उनकी तरफ से आई कि पाकिस्तान को अपनी अशराफियत से जान छुड़ानी है, जिसका मतलब लुब्बे लुबाब जो है वो इसी जुमले में आपको नजर आ जाएगा। उन्होंने पाकिस्तानी मईशत को दरपेश बुनियादी चैलेंजेस का जिक्र किया, उनमें बच्चों के दिमाग का ना बढ़ना जिसको हम चाइल्ड स्टंटिंग कहते हैं, मालियाती इस्तेकाम, निजी शोबे की तरक्की, तवानाई, गुर्बत, बहुत सारे रिलेटेड फैक्टर्स जो हमारी मईशत को चलाने में काम करते हैं उनका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने सनतकारों की सब्सिडी, जागीरदारों के टैक्स ना देने और रियल एस्टेट में सरमायाकारी करने वालों के जो कम टैक्स अदायगी है उसके हवाले से भी उन्होंने बड़ा जिक्र किया। लेकिन ये जो एक मेन जुमला उन्होंने कहा कि अशराफियत से पाकिस्तान को जान छुड़ानी है, ये कैसे मुमकिन होगा? इस पर एक बड़ा थॉरो आर्टिकल लिखा सैयद नय्यरुद्दीन अहमद साहब ने, जो कि पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, लिखते भी हैं बहुत अच्छे आर्टिकल्स, और इन्होंने अपने आर्टिकल में कुछ रास्ते बताए हैं कि जिससे पाकिस्तान की अशराफियत से हम जान छुड़ा सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल सर से यही है कि सर अशराफियत तो है और अशराफियत तो होगी। अशराफियत इज नॉट अ पार्ट ऑफ, मतलब इज नॉट वन पर्सन इंडिविजुअली, हम उसको नहीं देख सकते, वो एक पूरा सिस्टम है जो हमारे यहाँ अशराफिया ही चला रही है और अशराफिया ही चलाएगी। तो ये कैसे मुमकिन होगा, ये हम जानेंगे सैयद नय्यरुद्दीन अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हम यहीं से आगाज़ कर लेते हैं कि अशराफिया तो है, अशराफिया तो होगा, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट ने बात की और जो बात आपने अपने आर्टिकल में की, अशराफिया इस मुल्क को खा रही है आसान अल्फाज में। हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? देखिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कई तरीक़े हैं और मुल्क को आगे ले जाना जो है वो दो बड़े उसूलों पे मुल्क चले तो आगे चलेगा। एक तो ये है कि रूल ऑफ लॉ, जो लॉ है वो अशराफिया के लिए भी वही हो जो एक गरीब आदमी के लिए, तो फिर सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अपने मकाम पे बैठ जाएंगी। और दूसरा ये है कि सिलेक्शन ऑन मेरिट अगर होगा तो मेरिटोक्रेसी जो है यही आपके मुल्क को आगे ले जा सकती है। ये दो चीज़ें बेसिक हैं जिसको अगर हम अपना जिसे कहते हैं कार्डिनल रूल बना लें तो पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन सर यही चीज़ अशराफिया जो है वो नहीं चाहती और वो करने भी नहीं देंगे। मतलब अशराफिया खुद कवानीन बनाते हैं तो जाहिर है अपने खिलाफ तो कोई कानून नहीं बनाएगा। अशराफिया खुद जो है वो चाहते हैं कि कंट्रोल रहे इदारों पर उनका, तो वो अपने बंदों को वहाँ बिठाते हैं, मेरिट को धज्जियाँ बिखेरते हैं, तो वो तो खुद नहीं करेंगे ऐसा। जी, इसके करने के लिए कोई मुल्क में ऐसा हमें लीडर चाहिए जो मुल्क को एक तरह से रीऑर्गेनाइज करे। और मुल्क जिस तरह चल रहा है, ये जिसे कहते हैं ना अपसाइड डाउन, उस तरह नहीं चलेगा, ये डाउन साइड अप चलाना पड़ेगा। और आप ये देख लेंगे पंजाब की अगर मिसाल लें तो ये 12 करोड़ का सूबा है तकरीबन, और आप ये देखें कि इसमें इतनी आबादी है कि जर्मनी जो है वो तकरीबन 8 से 10 करोड़ की आबादी, जर्मनी से बड़ा ये एक सूबा है। और इसको चलाने के लिए, ना सिर्फ इसको चलाने के लिए बल्कि पूरे मुल्क को चलाने के लिए अब हमें जिसे कहते हैं ना डाउन डेलीगेशन करनी पड़ेंगी सारी अथॉरिटीज़, तभी जाके जो निचले लेवल पे जब तकसीम असासों की होगी और तकसीम आपके जो मतलब जो सरमाया है वो होगा, तब मुल्क उठेगा। इख्तियारात की आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मुल्क में जितने डिवीज़न हैं उनको आप इंडिपेंडेंट एक लिहाज से वो बना दें, यूनिट्स बना दें, प्रोविंस बना दें, या जो भी आप कहें रियासत बना दें।
हर डिवीजन को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दें, और वहां पर आप देखें कि ये तो आपने जो मुशर्रफ साहब वाली बात की है आपने, वैसे नहीं मुशर्रफ साहब लोकल बॉडीज को ज्यादा इख्तियार देने के हक में थे। देखें वो तो अयूब खान ने भी किया था ना, उन्होंने कहा था कि अगर एक फाउंडेशन नहीं होगी तो इमारत कैसे खड़ी होगी। नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली तो हर साल आ जाती है, लेकिन जो फाउंडेशन है वो लोकल बॉडीज़ की है। वो उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसी लाए थे और मुशर्रफ साहब भी अपना निज़ाम लेके आए थे, लेकिन ये कि जैसे ही ये गए हैं इन दोनों निज़ामों को पैक कर दिया गया। हमें वो निज़ाम चाहिए जो परमानेंट हो, और परमानेंट नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली सिर्फ हमें नज़र आ रही है। जो लीडर्स हैं, चाहे सियासी जमातों के हों, चाहे ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स हों, उनसे अगर आप बात करें, हम करें, जाहिर है मैं तो आपसे इस चीज़ पे एग्री करती हूँ कि हमारा निज़ाम ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए हम आज इस हाल में हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं भाई, हम चला रहे हैं, हम जैसे चला सकते हैं, जितने अच्छे तरीके से चला सकते हैं हम उतने अच्छे तरीके से चला रहे हैं। देखो असेंबली भी हम लगाते हैं, कानून भी बना रहे हैं हमारे। एक तो वो रूल ऑफ लॉ वाली चीज़ है कि मुझसे तो टैक्स लेते हैं, लेकिन अगर उनसे हम पूछ लें कि भाई आप टैक्स देते हैं या नहीं, तो उस पर वो कहते हैं या तो तुम बदतमीज हो गए, या तुमने ज्यादा सवाल मुंह जुबानी, वो जिसको कहते हैं मुंह जोर हो गए तुम। तो ये उनको कैसे समझाएंगे हम कि यू आर द प्रॉब्लम एक्चुअली। शिफा साहिबा, ये प्रॉब्लम में आप ये देखें कि इस वक्त खुद ये मार्टिन रेजर ने बताया है कि आपकी गुर्बत जो है वो 40% के लेवल पे आ गई है। जिस मुल्क में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हों, उस मुल्क को आप कैसे आगे चलाएंगे? इनके पास चलाने का तो एक ही तरीका है, बिजली का रेट बढ़ा दो, गैस का रेट बढ़ा दो और टैक्स बढ़ा दो। तीसरी तो कोई चीज़ नहीं है। ये इसी से चल रहे हैं ना। अब इससे मुल्क नहीं चलेगा। अब मुल्क को चलना है तो उसको एक ऐसा सिस्टम दें कि आप यहाँ देखें, टैक्सेशन की भी 2 चीज़ें होती हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे मुल्क चल रहा है। डायरेक्ट टैक्सेशन की आप मिसाल देखें, अभी आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ है कि उन्होंने विंडफॉल टैक्स लगाया, गवर्नमेंट ने एक वो लगाया था बैंकों की आमदनी पे, और वो उन्होंने कहा जी कि ये गैर कानूनी है। तो मेरा मतलब है कि वो एक तरह से डायरेक्ट टैक्स था जो उनके ऊपर लगा था। लेकिन यही टैक्स आप अगर गरीब पे कोई भी आज टैक्स लगा दें, उसके लिए कोई अदालत जो है आके नहीं कहती कि जी आज रोज़ बिजली का रेट बढ़ रहा है, रोज़ गैस का रेट बढ़ रहा है, और रोज़ ही पेट्रोल का रेट भी बढ़ता है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, तो उसके ऊपर तो कभी अदालत ने नहीं कहा कि जी इसको वापस करो। इसलिए कि गरीब आदमी की आवाज़ ऊपर तक जा नहीं रही, और वो कैसे जाएगी? वो उसी वक्त जाएगी एक्सक्यूज़ मी, जिस वक्त के आपके बेसिक डेमोक्रेसी होगी, जिस वक्त के लोकल गवर्नमेंट होगी। लोकल गवर्नमेंट बनाएं और छोटे छोटे यूनिट्स हों, वो खुद मैनेज करें, और उनके ऊपर फिर प्रोविंशियल और नेशनल असेंबलीज आएँ। ये ज़्यादा ज़रूरी, फाउंडेशन ज़्यादा ज़रूरी है। हम छत पहले बनाना चाह रहे हैं, छत का आप देख लीजिएगा ये फिर धड़ाम से फिर गिरती है ना। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हम फाउंडेशन पे जोर ही नहीं दे रहे हैं। हमने यही देखा है कि छत जो है वो गिरती है, हम सब उसी के नीचे दबे हुए होते हैं, उस छत के नीचे। अब हम खबर देख रहे थे कि रूस कह रहा है कि जी हमें ज़्यादा लोग चाहिए। सारी दुनिया जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, उन लोगों को तो उन ममालिक को तो आज प्रॉब्लम है कि उनके पास यंग पॉपुलेशन ही नहीं है। हमने अपनी रिसोर्स के लिए ना कोई ऐसी चीज़ें बनाई जिससे वो रिसोर्स में मिल सके। रिसोर्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रही ना हमारी। अब तो ज़ाहिर है अब पैदा हो गए 25 करोड़ लोग, अब उनको मार तो सकते नहीं है। तो हमें तो बेटर मैनेजमेंट की ज़रूरत है और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़ की जो बात है उस सिलसिले में भी मैंने एक तजवीज़ दी है, वो भी मैं आपको भेजूंगा कि हमें चाहिए कि सबसे पहले जो हमारे पास एक चीज़ तैयार पड़ी है, कराची का इलाका, उसको आप कुछ हांगकांग का टच दे के, कुछ इंडिपेंडेंस दे के, कुछ उसको मतलब सहूलियात उनसे कहें कि जी आप इसको कराची को इस तरह डेवलप करें कि जैसे ये पाकिस्तान का एक तरह से हांगकांग है, और वहाँ पर आप कुछ लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी डाल दें। आप ये देखेंगे कि कराची की डेवलपमेंट आपकी इतनी ज़्यादा नौकरियाँ जनरेट करेगी, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करेगी, और कराची में जो पोटेंशियल है, और जिस तरह आपने कहा रिसोर्स है मैनेजमेंट का, इस रिसोर्स को आप लेके अगर आगे चलें तो कराची डेफिनेटली दुबई और हांगकांग और सिंगापुर से आगे चला जाएगा। लेकिन कराची पर ही हम अगर फोकस कर लें, आपने कहा ना कि हम करें क्या। कराची का तो नाम लेते हैं तो एक हमारी सियासी पार्टी कहती है कि सिंध की तकसीम की बात ना करना। नहीं, सिंध तकसीम तो नहीं हो रहा ना। सिंध को तो बल्कि मैं समझता हूँ कि ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। समझाए सर, सिंध का ही, कराची तो ये तो नहीं कोई कह रहा कि सिंध से बाहर निकाल लें, लेकिन सवाल ये है कि कराची में सिंध के लोग या पेशावर के लोग या लाहौर के लोग ही जाके काम करेंगे ना।
वो तो बाद में होगा कि जी फिर दुबई से भी लोग आने शुरू। दुबई में 12 लाख लोग हैं जो कि उनकी अपनी आबादी है, उससे 4-5 गुना ज़्यादा एक्सपैट्रिएट्स है, इसलिए कि वहाँ पर जॉब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कराची में भी यही हो जाएगा। लेकिन अब आपने जो सवाल किया था, मैं यही जवाब दूंगा कि क्विक फिक्स चाहिए ना हमें इस वक्त। आप कहते हैं कि जी यूनिवर्सिटियाँ बनाएं, बिल्कुल सही। 160 यूनिवर्सिटियाँ हैं, क्या मतलब उससे क्या हमें मिल रहा है आप बताएं? कि जाली डिग्रियां मिल रही हैं या क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, आप देखिए कितने सीईओज हैं हमारे। नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, जी बिल्कुल। नहीं प्रॉब्लम तो बहुत है सर, और सारे बिल्कुल और उनका और साथ एक ये भी प्रॉब्लम है सर कि मुझे अभी 2 दिन पहले एक मेरी सहेली ने बताया जो कि एक मल्टीनेशनल में काम करती है बर्तानिया में, उसके सारे हेड्स बैठते हैं। वो कहती है उन्होंने ये वादा किया था कि क्रिसमस तक हम पाकिस्तानियों को हायर करेंगे, तो साथ वाला हमारा जो पड़ोसी है वो चांद पे निकल गए, और साथ हमने कुछ ऐसी हरकतें भी कर दी कि जिसमें खुर्द बुर्द कर दी उधर पाकिस्तानियों ने, तो उन्होंने सारे इंडियन रख दिए उन पोस्टों पे जिसके लिए पाकिस्तानी इंटरव्यूज दे बैठे थे। तो ये भी सारी कार्रवाई है ना सर, प्रोफेशनलिज्म का भी तो एक फुकदान है जो हमारे यहाँ नजर आता है। लेकिन खैर बहरहाल कमिंग बैक टू वर्ल्ड बैंक, के उस शख्स ने ये भी कहा है, वर्ल्ड बैंक के बंदे ने, मार्टिन ने, कि हमारे प्रोग्राम्स भी जो हम फंड कर रहे हैं उन पे भी असरअंदाज हो रही है पाकिस्तान की अशराफिया। तो ये तो कोई उनका कोई बड़ा अच्छा तासुर नहीं है जो हमारे बारे में जा रहा है। आइंदा तो हमारे वो भी पैसे रुक जाने हैं। देखिए वो पैसे रुक जाएं तो मैं समझता हूँ अच्छा ही होगा, कोई इतनी बुरी बात नहीं है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक से अगर $100 मिलियन आता है तो मेरे माइंड में फ़ौरन ये चली जाती है बात कि 60 से 70 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो तो इनके कंसल्टेंट्स खुद ही वापस ले जाएंगे। हमें 100 मिलियन डॉलर जो लोन रीपे करना पड़ेगा वो गरीब अपनी जो है किसी टैक्स इंक्रीज से ही पे करेगा, और कहाँ से पे करेगा? तो ये लोन्स जो हैं ये कोई ऐसा कोई तरियाक नहीं है कि जिससे पाकिस्तान जो है डेवलप करेगा। पाकिस्तान ने अगर डेवलप करना है तो अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, और अपने पैरों पे अगर खड़ा होना है तो सबसे पहले अपनी गवर्नेंस ठीक करनी पड़ेगी। हमारी गवर्नेंस ये है कि बड़े बड़े शहरों में तो आप डेवलपमेंट देखें, लेकिन अगर आप आगे चले जाएं तो वहाँ पर अभी भी एक ही तालाब से जानवर भी पानी पी रहे हैं और इंसान भी पानी पी रहे हैं। ये पंजाब की मैं बात बता रहा हूँ। जब बुज़दार साहब आए थे तो यही बताया गया था कि जिस इलाके से वो आए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और बाकी जगहों पर भी इसी तरह का हाल है सर, कोई हालात बेहतर नहीं है। और लेकिन ये आपने बड़ी शुरू में जो अहम बात की थी कि भाई उसके लिए हमें एक ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है जिसकी प्रायोरिटी ये हो कि हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, ना कि अपने मकासद के लिए। वहाँ लीडरशिप की बात आ जाती है तो फिर तो जिम्मेदारी मेरी और शिफा की हो जाती है। फिर हमसे लेकिन उस लीडरशिप से भी तो अशराफियत चिपक जाती है। बस ये भी एक मेरा बड़ा मैं नहीं आने दूंगा किसी को, मैं किसी को करीब नहीं आने दूंगा। एक दफ़ा मुझे लीडर तो बन जाने दें। थैंक यू नयरुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, और इंशाल्लाह हम आपने आने वाले दिनों में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते रहेंगे। थैंक यू जी। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद। कुछ लोग होते हैं कि जो कि आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन दिल की आंखें उनकी इतनी ज़्यादा खुली हुई होती हैं कि वो हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको देखते हैं और फिर उन मसाइल के हल के लिए कोशिशें करते हैं। हम आपकी मुलाकात आज एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं, मोहम्मद आतिफ इनका नाम है। और वैसे तो कहने को यूँ कहिए कि भाई जो बसारत है उसकी दौलत से महरूम है, नाबीना है, देख नहीं सकते, लेकिन इस सूरत हाल से किस तरह निपटते हैं, और दुनिया में वो लोग, पाकिस्तान में ख़ासतौर पर वो लोग जो कि स्पेशल पर्सन्स की कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए क्या क्या ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं इन्होंने, इनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम सुनना चाहेंगे आपकी कहानी, क्योंकि जाहिर है किसी और के लिए हम मतलब नॉर्मल जिंदगी गुजारते हुए भी बड़ा कम ही ये जज्बा आता है किसी में को औरों के लिए काम करे। तो आप खुद भी एक चैलेंज से गुजरे और उसके बाद फिर कैसे ख्याल आया कि औरों के लिए काम करना है, लेकिन बिफोर दैट ये चैलेंज कैसे आपने फेस किया, किस तरह? 4 साल का तो मुझे आइडिया हुआ, 4-5 साल का टाइफाइड हुआ मुझे। तो जब स्कूल जाता था तो बच्चे मुझे मतलब करते थे, हमारी वो टर्म में कहते हैं बहंगापन, क्योंकि आइज़ आपकी थोड़ी सी अगर इधर उधर हो जाए तो। सो फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया। अच्छा। टोटली गांव में मतलब रहता था मैं। सो फिर मैं जब घर वापस आया, मुझे अब डेट तो याद नहीं है, लेकिन फिर एक डॉक्टर थे यहाँ, डॉक्टर मिंटो, वो याद रह गए। उन्होंने मुझे G72 में इधर स्कूल है इस्लामाबाद में, तो वहाँ मुझे स्कूल में तो टीचर को मैं बड़ा पसंद आया सब, क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आती थी तब। सो वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई। मैडम ने कहा कि आप क्या अचीव करना चाहते हो लाइफ में, क्या करना चाहते हो। काउंसलिंग की मेरी।
सो वहाँ से फिर टीचर वगैरह ने, फिर मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन की, सारा कुछ किया, स्टडी की, मास्टर स्पेशल एजुकेशन किया मैंने। फिर वो टाइम आ गया जब स्पोर्ट्स में आया मैं। स्पोर्ट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें, आप मेंटल हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें आपको हो जाती हैं, आप इजी हो जाते हो लाइफ में। फिर 2004-05 में वर्ल्ड कप जीता। उसके किस स्पोर्ट्स में? ब्लाइंड क्रिकेट में। अच्छा, ब्लाइंड क्रिकेट में। फिर उसके बाद एथलेटिक्स में आ गया, मैंने 69 गोल्ड मेडल लिए, शॉर्ट पुट, डिस्कस, जैवलिन, सारी गेम्स में। उसके बाद फिर पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन है हमारी, उसमें हम सारी गेम्स, फिर लूडो, चेस, आपकी जितनी प्रोडक्ट्स है ना ब्लाइंड कम्युनिटी की, सो उसका सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर मैं। अच्छा, तो ब्लाइंडनेस आपकी पार्शियल है या नहीं, आप टोटली ब्लाइंड, मतलब बहुत कम माइंड होता ही है कि हमारी 30 to 35 ईयर्स की उम्र में आईसाइट बिल्कुल चली जाती है। अच्छा, सो वो जो टाइम होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। मतलब आप अपने घर वालों को, बच्चों को नहीं देख सकते, होता है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हम जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, वो अंदर से उनकी जो समझने एक मेंटल हेल्थ वो बहुत स्ट्रांग होता है। सो हमें कभी भी, मुझे याद है मैं फैजाबाद से पैदल सदर जाता था, पैसे नहीं होते थे, हाँ, दोस्त होते थे, बातें करते जाते थे, तो पता ही नहीं चलता था। क्रिकेट खेलते थे, फिर फैजाबाद उतरते थे, फिर सदर तक मैं पैदल जाता था। सो वहाँ से फिर इतनी मोबिलिटी अच्छी हो गई। सो कभी ये सोच ही नहीं आई कि ब्लाइंड हूँ या कुछ, कभी सोच ही नहीं आई। मतलब अगर मुझे नजर आ रहा हो तो मैं भी कोई, मैं रिक्शा में चला रहा था। सही। सो कभी इस चीज़ का अल्लाह का शुक्र है, आपने इस चीज़ को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, लेकिन नहीं बनाया। अच्छा, किस उम्र में आपने बताया कि भाई जब शुरू में स्कूल में आपको जो है वो आइज का प्रॉब्लम था, कि विजन में प्रॉब्लम आ रही थी, बच्चे ने मजाक उड़ाना शुरू किया, फिर आप दूसरे स्कूल में आए, तो किस उम्र में ये बात सामने आ गई थी? 4 से 5 साल की उम्र में मुझे पता चल गया था कि आईसाइट का मुझे इशू हो गया। और जो मुकम्मल ब्लाइंडनेस आपकी खत्म हुई, मुकम्मल ब्लाइंडनेस हो गई, वो किस एज में हुई? ये आप सोच रहे हैं अभी 2 महीने पहले जब मैंने सरीना का इवेंट किया था, तो मेरी विजन थी, ठीक है, थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद फिर डाउन। अब ये तो वो ऐसे होता है जब आपको टेम्परेचर होगा, डाउन होगा। प्रिवेंटेबल नहीं थी? नहीं। अच्छा, सो इसमें ये होता है कि हमारी आई साइट जाती। अब जो लेट्स सपोज यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ से मैं खड़ा होऊंगा तो 1 मिनट के लिए मैं टोटली ब्लाइंड हो जाऊंगा। ठीक है। सो फिर मैं एडजस्ट होती है मेरी विजन, फिर एक कलर आते हैं। ठीक है। अब हम जब भी हम आपस में ब्लाइंड लोग बैठते हैं, हम उसको ना एंजॉय करते हैं कि तुम्हें कौन से कलर आते हैं, तुम्हें कौन से आते हैं, तो वो एक चीज घूमती है, रेटिना जो आपका था वो घूमता है। ठीक है, वो कलर आके फिनिश करता है। ठीक है। अच्छा। फिर ऐसे होता है, आपने कोई पिक्चर देखी, वो डॉट आपके शो हो रहे होते हैं, पर्पल, अभी जैसे मुझे आ रहा है पर्पल, रेड, ब्लैक, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। आपने बचपन में पिक्चर देखी होगी, मैं भी कहीं चल रही होती थी तो आपके सर में दर्द होता था। वो चीज आती है अभी आंखों के साथ। अब आ जाते हैं हम उन कामों की तरफ के। एक तो आपने स्पोर्ट्स में अपना लोहा मनवाया, बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने मेडल्स भी लिए, ब्लाइंड क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी जीता माशाल्लाह, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं ये। अब इन अचीवमेंट्स के बाद आपने लोगों के लिए, ये जो एक स्पेशल कम्युनिटी है, उसके लिए क्या क्या काम करना शुरू किया? अच्छा, मैं एक तो लोग मुझे नोटिस भी भेजते हैं कुछ चीज़ें, NGOs, और वो मेरा बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग है। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे अपने पाँव पे खड़े हों। मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ करता हूँ। ठीक है। अब मेरा एक गुजर खान में प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड उसमें ट्रेनिंग सेंटर, तीनों चीज़ें बन रही हैं। अच्छा। उसके अलावा आप समझने, मैंने जिम्स, पॉलर्स सब फ्री करवाया। गुजर खान में तो राउंड अबाउट 400-500 पॉलर्स, 25 to 30 जिम्स, इस तरह वो टोटली फ्री हैं डिसेबल बच्चों के लिए। इस्लामाबाद कर लें, पिंडी कर लें, ये सारे फ्री हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, पेरेंट्स। अब 15% अगर आपकी आबादी में डिसेबल कम्युनिटी है तो वो कहाँ है? 32,000 सिर्फ एजुकेशन में है। ठीक है। गवर्नमेंट सर्वे नहीं करवाती, सर्वे करवाएगी तो उस पर बर्डन पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन उसमें भी ये कहता हूँ कि पेरेंट्स को बोझ नहीं समझना चाहिए अपने बच्चों को। ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक नॉर्मल बच्चे को बिगन सिटी में पढ़ा रहे हैं और डिसेबल बच्चे को हम कहते हैं ओहो ये तो NGO इसको सपोर्ट करेगी और स्कूल इसको फ्री में पढ़ाएगा, बस वही। क्यों ऐसा क्यों है? ठीक है। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी भी है माशाल्लाह, मैं अपना घर खुद सपोर्ट करता हूँ। तो वो चीज़ें क्यों नहीं आती कि प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स हैं, लेकिन जब तक हम उस बच्चे को उस लेवल पे नहीं लेके आएंगे तो अब फर्स्ट ग्रूमिंग आ जाती है।
अब जितना हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं लेकिन उनको घड़ी, ग्लासेस, कुछ भी कर लें, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन एक है कि आप किसी के साथ बैठें, आप अच्छा परफ्यूम यूज करें, आपको वो आधे घंटे या 1 घंटा भी बिठाएगा बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ड्रेस पैंट के नीचे और भी बहुत सी चीज, टी शर्ट या कुछ भी है, ठीक है, लेकिन आप अपनी आपको अच्छा नहीं रखेंगे, ग्रूम नहीं रखेंगे, मैंने हर चीज़ फ्री कराई, मैं पकड़ के नहीं लेके जा सकता, मैं बता सकता हूँ कि यहाँ ये चीज़ें हैं। दूसरा जो नॉर्मल NGOs है ना, ठीक है, उस पे ये कि मैं ये चाहता हूँ, लोग ये सोचते हैं कि वो हमारे लिए काम करें, नहीं, डिसेबल बच्चे की वजह से आपकी NGO चल रही है। बिल्कुल ठीक है, सही है, ठीक है, क्योंकि डिसेबल बच्चे नहीं हो तो आप मुझे बताएं कोई फंडिंग करता है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अच्छी जगह पे, तो एक नॉर्मल बंदे की सैलरी 4 लाख रुपए है और बच्चे की सैलरी 15,000 रुपए। ऐसा क्यों होता है? मुझे तो आज तक, मेरी कोई NGO नहीं है ना, मैं NGO को लाइक करता हूँ, मैं कहता हूँ जिसने सपोर्ट करनी है वो वैसे भी कर ले। ठीक है, अब ये जो आपने पहले पेरेंट्स वाली बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स से चूंकि आपकी बात भी होती होगी, तो क्या वजह होती है कि वो इस कदर मायूस हो जाते हैं कि अगर कोई ऐसा बच्चा उनके यहाँ पैदा हो गया है जो कि डिफरेंटली एबल्ड है, वो घर ही बैठा तो वो कहते हैं कि बस अब इसके मुस्तकबिल से मायूस हो जाओ? बहुत सारी उस पे देखिए, अब जैसे चकवाल वाली साइड पे आप ले लें, चकवाल वाली साइड पे डेफ एंड डम बच्चे बहुत हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कज़न मैरिज पे मैं करता हूँ। कज़न मैरिज पे ये नहीं होता कि आपकी जस्ट डिसेबिलिटी है, सामने नजर आएगी, पोलियो है या आई साइड का, नहीं, वो स्लो लर्नर भी हो सकता है, हम उसे मार मार के ये पढ़ता नहीं है जान के कर, नहीं, ऐसा नहीं है। जब उसके दिमाग में एक चीज़ पड़ रही नहीं है, आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, वो तो हम चेक नहीं करवाते। बिल्कुल। सो डिसेबिलिटी बहुत तरह की आ रही है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जो ब्लाइंड कम्युनिटी है हमारी, या बच्चियां, उनकी शादियां नहीं होती मोस्टली, नहीं, अच्छा पढ़ी लिखी हैं, ये नहीं है कि पढ़ी लिखी नहीं होती, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है नहीं करते उसको। जो अगर एक बच्चा ब्लाइंड है और उनके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको आइडिया ही नहीं कि ब्लाइंड लोग कर क्या सकते हैं, अभी तक नहीं पता, तो पेरेंट्स की काउंसलिंग ज्यादा जरूरी है ना फिर शायद। अब मैं आपको बता दूं, मेरे खानदान को नहीं पता मैं क्या करता हूँ। अच्छा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, नहीं पता उनको ये लगता है मैंने अगर ड्राइवर रखा हो या मैंने गाड़ी रखी हुई या मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ कि ये कोई दरख्त होते हैं वहां से उतार के लाता है। सो बहुत सारी चीजें, और वाकई नहीं पता उनको, अभी तक नहीं पता। कुछ लोगों को पता है लेकिन अब नहीं। अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी है, बल्कि अभी भी थोड़ी देर पहले वाइफ मेरी कह रही थी, मैंने कहा तुम भी बैठ जाओ, कहती मैं सच बोलूंगी तुम्हारे, मैंने कहा सबको सब सच पता है। तो मेरी बेटी को मैंने इतना ट्रेन कर दिया, हमारे बच्चे ट्रेंड हो जाते हैं। अभी वो 4 साल की है, लेकिन उसको ये पता है कि मेरे पापा को नजर नहीं आता, ठीक है, और वो अच्छा वो प्राउड होकर बताती है कि वे ठीक है। हाँ, सो मुझे बता रही, अभी मैं एक रेस्टोरेंट में था तो मेरा भांजा था साथ, तो उसने बताया कि स्टेप है मेरी बेटी ने, और वो बोलता है ठीक है कि नहीं है। मैंने कहा वो झूठ नहीं बोलती, कहता है मामू 10 कदम दूर है, तो मैंने कहा तो सही बोल रही है। ठीक है, तो उनकी ट्रेनिंग ऐसी हो गई है ना, हमारे बच्चे ट्रेन इस वजह से बहुत हो जाते हैं। और मैं अपनी यही लोगों को यही कहता हूँ कि अपनी डिसेबिलिटी पे प्राउड फील करें। जब तक आप प्राउड फील नहीं करेंगे ना, कुछ भी नहीं आप अचीव कर सकते। बिल्कुल। अच्छा मैं उस तरफ भी आना चाह रही थी कि एक तो पेरेंट्स का होता है कि वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, जो ब्लाइंड है खुद से, या जिसको ये पता चलता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में ब्लाइंडनेस की तरफ मैंने जाना है, बढ़ना है, तो उनका अपना क्या मोटिवेशन लेवल होता है? क्योंकि जाहिर है अगर पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करे तो वो भी घर में बैठे हैं, या वो खुद को यूजलेस फील कर रहे हैं, या वो समझ रहे हैं कि भाई मैं मुआशरे का कोई ऐसा शहरी नहीं बन सकता कि जिससे कोई इनकम जनरेट हो सके, या मैं कम से कम अपना बोझ खुद उठा लूं। तो उनका क्या होता है, मतलब वो खुद कितने मोटिवेटेड होते हैं जिंदगी में कुछ करने के लिए? देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें, अब कुछ तो हमारे जो गांव वाली, जैसे मेरी एग्जांपल ले लें, जब मैं गांव में था तो किसी को कोई आइडिया नहीं था कि इस तरह का इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, आइडिया नहीं था। जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला। अब उन बच्चों का कसूर नहीं, उन पेरेंट्स का कसूर है। हम ड्रामा तो देखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन अभी भी जो ड्रामेज बनते हैं, कोई भी ब्लाइंड है, उनके चलने का स्टाइल ही हमें पता चलता है, इसको तो ट्रेनिंग ही नहीं आती, उनको स्टिक पकड़ने का तरीका नहीं। अगर कोई गाइड कर रहा है, आपने फीमेल को पकड़ना है, ठीक है, उसको यहाँ से पकड़ना है। अगर गाइड करना है तो आपने जेंट्स को, तो वो आराम से आप कर सकते हो उसको, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें, सो हमारी अवेयरनेस की कमी है बहुत ज़्यादा। अवेयरनेस जब तक नहीं आएगी, मीडिया जब तक एड्स नहीं चलाएगा, इनको वोटिंग का राइट्स नहीं देगा, जब वोटिंग का राइट होगा तो ऑटोमेटिकली कैंपेन चलती है। सो सारा मीडिया देखता है जब वोटिंग का राइट है। अब मुझे बताएं, क्या ब्लाइंड बंदा वोट डाल सकता है?
नहीं डाल उसको सकता। तो कोई नहीं और डाल सकता, मुझे assist बताएं करेगा ना साथ। तो वो कहते हैं कि इसके साथ वो 2 नंबरी हो सकती है। नहीं तो असिस्ट कर ले, बेशक कर ले, हम लेकिन- चलें छोड़ दें बाकी व्हील चेयर यूजर जो है, आप मुझे बताएं कहाँ आपके जहाँ वोटिंग के लिए वहाँ व्हील चेयर यूजर 4 बंदे उठा के उसको लेके जाएंगे, accessibility वो नहीं, बर्डन accessibility लगता है नहीं। उनको कि टाइम वेस्ट होगा, नहीं डालते और लोग घरों से नहीं जाते। हाँ, उस दिन को लोकल ट्रांसपोर्ट बंद होती है, बिल्कुल करीम उबर बंद होती है, ये कुछ भी है। सो आप मुझे बताएं कहाँ जाके वो वोट डालेगा? ये तो गवर्नमेंट का काम है। जो भी इदारा है, चाहे वो जो भी हमारे हैं, चाहे पीटीआई, चाहे कोई भी है, आपको सर्वे तो कराएं, वो आपके बहुत बड़े सपोर्टर हैं। 15% समझने 1.5-2 करोड़ की आबादी आपकी डिसेबल है। तो अभी तक किसी हुकूमत में इतने अरसे से, मुख्तलिफ हुकूमतें, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किसी क्या कोई ऐसी पॉलिसीज या कोई इम्प्लीमेंटेशन ऐसी कोई हुई है जिससे वाकई आपको लगता है कि फ़ायदा हुआ हो? सर मैं खुल के बात कर सकता हूँ? हाँ, खुल के करें, बिल्कुल, पीटीआई का मैं बहुत बड़ा सपोर्टर था और मैं उनको 15 to 20,000 डिसेबल बच्चे वोटिंग के लिए दे रहे। हाँ एंड ऑफ द डे क्या हुआ, हमारे साथ ही हमारे तो फ़ोन भी नहीं उठाए गए। हाँ, ठीक है, और हमसे ही, मैं बताऊं कि हमसे ही पैसे मांगेंगे जॉब के। मैं उनका सपोर्ट अभी भी हूं, लेकिन प्रॉब्लम जो सच है वो सच है। बिल्कुल ठीक। आप मुझे बताएं हम क्यों नहीं तरक्की करते? क्योंकि जब तक हम अपने डिसेबल बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे, हाँ। ठीक है, आप उन्हीं बच्चों से पैसे मांगते हो जॉब के, तो कहाँ आप कहाँ जाएंगे? Yes. मुझे बताएं। और उससे पहले कोई और सबसे ज्यादा अगर सपोर्ट किया पीपल्स पार्टी, अच्छा, किस तरीके? जमुर्द खान, बैतुल माल, वो तो उन्होंने अपना बहुत जबरदस्त सीरियसली, मतलब उन जैसे बंदे मैंने नहीं देखे आज तक। बिल्कुल। और पीपल्स पार्टी ने जितना डिसेबल बच्चों का ख्याल रखा है, हाँ। मैं नहीं समझता किसी ने भी रखा। मैं अभी सोचे, मैं नून लीग वालों से मिलना चाह रहा हूँ, मैं और लोगों से, लेकिन अप्रोच नहीं है, मैं वो मिलते ही नहीं है कि डिसेबल बच्चों के बारे में, वोटिंग के बारे में बात तो करें। इलेक्शंस आ रहे हैं, कौन आवाज उठा रहा है मीडिया में? मुझे बता दें, कोई भी आवाज नहीं उठा रहा। बिल्कुल, अब ये कितना इंपॉर्टेंट इशू है। चले मैं एग्जांपल, आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, आप चैनल पे आते हैं, आप डेली आते हैं, कोई मॉर्निंग शोज, फैशन शोज, कोई भी बच्चों को, ठीक है, मुझे बताएं किसी भी फैशन शो पे बुलाया जाता है? मेरा अपना पर्सनल ट्रेनर है, मैं अभी जूडो में था, अभी मेरा वेट था 86 फैशन शो में, ठीक है, आप मेरी पिक्चर्स देख सकते हैं। हाँ। फिर मुझे ये कि बैक इंजरी हुई, अच्छा। मैं जूडो वगैरह खेलता हूँ, तो मेरा पर्सनल ट्रेनर है, मैंने पर्सनल ट्रेनर रखा है, मैं हर चीज़ करता हूँ, ठीक है। हमारे बच्चे ये कुछ भी कोई फेशियल करा ले तो उनको किया जाता है, रेड पैंट पहन ले तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब मेरे 1-2 ब्रांड मेरे स्पॉन्सर्स हैं, जब भी मैं शोज पे जाता हूँ स्पॉन्सर्स हैं, क्योंकि आपने अपने आप को उस काबिल बनाया, उस लेवल पर लेकर आए। अब बहुत सारे ऐसे हैं डिसेबल्ड लोग जो कि हमारा प्रोग्राम या ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचेगी, आप उनको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? क्या चीज़ उनके लिए आप कर सकते हैं कि जिससे वो भी आप ही के रास्ते पर चले? सर देखें, 2-4 चीज़ें तो, एक एजुकेशन फ्री, स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, चाहे आर्चरी है, हम गोल बॉल, लूडो, चेस, सारी चीज़ें खेलते हैं। सही है। अभी भी नीचे मेरे पास वुडन फ्लोर में जो लूडो, चेस और सांप सीढ़ी आप लोग खेलते हो पीछे, हमने वुडन फॉर्म में बनाई हुई है। ब्लड प्रेशर, शुगर, हर चीज़ की हम ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ तक आप ये जो एजुकेशन, कंप्यूटर कोर्सेज, हर चीज़ हम फ्री देते हैं। और क्या चाहिए इनको? हॉस्टल तक भी फ्री है। अच्छा, हॉस्टल भी फ्री है, हर चीज़ हम, फूड तक फ्री देते हैं इनको। लेकिन आए तो सही, पेरेंट्स इनको निकालें, पेरेंट्स वही समझे कि एक नॉर्मल बंदे पे जितना इन्वेस्ट करें इस बच्चे पे करें, तो देखें वो कहाँ जाएगा। तो राब्ता कैसे करें? मतलब आप पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन का प्लेटफॉर्म है, ट्रू साइट का प्लेटफॉर्म है, हमें पूरे पाकिस्तान में लोग जानते हैं, सो उसके थ्रू वो आ सकते हैं। और स्कूल वगैरह के लिए भी सपोर्ट करते हैं आप उनको? पाकिस्तान में जिस सेंटर में वो चाहेंगे, चाहे लाहौर, कराची, पेशावर, कहीं भी बच्चा होगा तो हम उनको स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। द पॉइंट इज के आपके अंदर वो विल होनी चाहिए, वो विल होनी चाहिए जो पेरेंट्स या तो डालेंगे, या चूंकि हमारे यहाँ पे तो ये होता है ना कि बस वो जैसे आपने कहा कि भाई आपके जो दोस्त रिश्तेदार हैं बहुत सारे वो ही नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो कतई ताल्लुक कर लेते हैं। तो सपोर्ट करना ज़रूरी है उन लोगों को कि जिसके अंदर ज़रा सी आपको नज़र आए कि डिसेबिलिटी है, आपको आगे बढ़ के उसे सपोर्ट करना है, आपने कनेक्ट करना है उन लोगों को, और फिर आप देखें कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी, मोहम्मद आतिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी एक इंस्पायरिंग स्टोरी से हमें आगाह कर रहे थे। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे
वेलकम बैक जी। अब हम कुछ बात करते हैं सोशल मीडिया की। हम सब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जब हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं तो उनकी हिफाजत कैसे करनी है ये हमें कम ही पता चलता है, या हम कभी उसकी तरफ कोशिश करते हैं तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसीजर लगता है तो हम उसको क्लोज ही कर देते हैं कि भाई ठीक है, सेफ है, ठीक है, किसने क्या मतलब ब्रेक इन करना हमारे अकाउंट में। लेकिन ये बड़ी जरूरी चीज है, हाउ टू सिक्योर योर अकाउंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। पहले एक वाकया भी देखा, पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर मारूफ एंकर का जो है वो ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। अब ये हैक हो जाए अगर अकाउंट, तो सबसे पहले तो हमारी प्रिवेंशन मेजर्स क्या होने चाहिए, हैकिंग कैसे हो जाती है, फिर उस हैकिंग से वो रिट्रीव दोबारा से अगर करना हो तो क्या तरीका कार इख्तियार करना चाहिए, ये हिफाजती जो इकदाम हैं इन पर बात होगी हमारी। फहद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है जी, सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आप? कैसे हैं जी? आपका अकाउंट हैक हुआ है कभी? सर मेरा अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ, कोशिशें बड़ी हुई हैं लेकिन वो ऑब्वियसली वो कोशिशें पता लग जाती है ना, हाँ जी, वो आपको मेल आ जाती है, मैसेज आ जाता है कि ये कुछ गड़बड़ हुई है। कोशिश हुई लेकिन अल्लाह का शुक्र है। कई मरतबा मुझे आती है वो ईमेल ना, पता नहीं। अच्छा वो कौन कौन से मुल्क से आ रही होती है? रशिया से अकाउंट हैक करने की कोशिश की गई है, कभी जो है वो आलमी एंकर है तो आलमी बिल्कुल। और रशिया और बाहर के मुल्कों से अगर हो रही हो अटेम्प्ट ना, तो वो रैंसम की अटेम्प्ट होती है कि वो आपका अकाउंट हैक करके वो पैसे मांगते हैं। अदरवाइज जो अभी रिसेंट वाकया हुआ उसमें तो वो एक ब्लैकमेलिंग की अटेम्प्ट थी, बट उस वाकये में प्रॉपर हैकर तो वो लगा नहीं मुझे। वो तो मुझे ऐसा लगा जिस तरह किसी ने कभी किसी से पासवर्ड शेयर किया होगा, या कोई आसान तरीका जो होता है ना, अक्सर हम लिख लेते हैं कागज पे, वो कागज हम भूल जाते हैं, लिखा है ऊपर पास और नीचे अपने नंबर्स लिखे हैं, तो किसी ने वैसे ही ट्राई किया तो वो तुक्का लग गया। मतलब अगर आप का नाम शिफा है और आपका वैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मुझे पता है, आपकी अम्मी का नाम मुझे पता है, तो मैं आई कैन जनरेट 1000 कॉम्बिनेशंस। फिर जो सबसे बड़ी एक मतलब 2-3 तरीके होते हैं हैक करने के। पहला तरीका ये कि कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप उस पर यूजर नेम डालते हैं और उसके बाद आप उसको लगा देते हैं, वो अटेम्प्ट्स जनरेट करता रहता है। वो ट्विटर की एलॉन के आने से पहले जो ट्विटर की API थी वो पब्लिकली एक्सेसिबल थी, और वो सॉफ्टवेयर्स मतलब आप चाहते हैं कि आप ट्विटर के थ्रू लॉगिन करें, आप उसकी API एक्सेस करते थे और आप उस पर जितने मर्जी कॉम्बिनेशंस लगाएं, वो 3, 4, 5 दिन बाद इट वुड, लेकिन आपको उसको एक ब्रैकेट देना पड़ता था कि यार ये नंबर है, इसको यूज़ करना है, ये नाम है, इसको यूज़ करना है, और ये तीसरा कोई भी करेक्टर रैंडम नंबर जनरेटर भी तो हो सकता है ना, कि आप फॉर एग्जांपल ABC किसी का पासवर्ड है तो वो A करेगा, पहले 3 A डाल देगा, फिर एग्जैक्टली अलग अलग कॉम्बिनेशन। इसी तरह मोबाइल्स के ये पास कोड्स भी वो होते हैं, अफेक्ट होते हैं। और कितना इजी है सर, ये सबसे मुश्किल तरीका है, ये सबसे मुश्किल है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, और ये आम बंदा कर नहीं सकता। सॉफ्टवेयर्स वगैरह से होता है, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर्स के साथ भी होता है, और कुछ आपको ऐसे टूल्स मिलते हैं जो आपके फोन पे भी फंक्शनल हो सकते हैं, जो आपके कंप्यूटर पे भी हो सकते हैं, और उसके थ्रू आप कर सकते हैं। जो दूसरा आसान तरीका है वो ये कि आपका मुझे पासवर्ड नहीं पता, लेकिन आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे एक्सेस में हैं, और आपका जो फ़ोन है उस पर जब SMS आता है तो वो लॉक स्क्रीन से विजिबल होता है। सो व्हाट आई वुड डू इज़ कि मैं आपके साथ बैठ के, मैं यहाँ से बैठ के रीसेट करूँगा, और आप उठ के वॉशरूम गए, आप उठ के आगे पीछे गए, 99% में आपके भी फ़ोन होगी, अगर अभी चेक करूँ तो SMS पे आपकी प्रोटेक्शन नहीं होगी। लोग व्हाट्सएप मैसेजेस को लॉक स्क्रीन पे हाइड करते हैं, इंस्टाग्राम को हाइड कर लेते हैं, लेकिन SMS को नहीं करते। उस पर कोई मैसेज आना नहीं होता, नहीं आना, एग्जैक्टली नहीं होता, तो इसलिए उसको हाइड करने की जरूरत नहीं होती, उसको नहीं हाइड आजकल के दौर में। सो उसका तरीका ये है कि मैंने यहाँ से बैठ के पासवर्ड रीसेट किया, उसका कोड आया, आपको मैंने कहा उधर गए आप इधर गए, मैंने उठा के वो कोड किया, और मैंने ये आपको फिजिकल एक्सेस चाहिए होता है, और यही इन भाई साहब के केस में आई एम 100% श्योर ये हुआ। और अगर इसमें ये भी चीज हम ऐड कर दें कि अगर किसी के पास आपका फिजिकल एक्सेस नहीं है, लेकिन ही हैज पेनिट्रेटेड इनटू योर फोन, जिसकी वजह से उसको स्क्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द लैपटॉप वगैरह नजर आ रही है, तो फिर जैसे व्हाट्सएप वेब किसी ने आपका रखा हुआ है, और आप इंस्टाग्राम आपको व्हाट्सएप पे भी कोड भेज सकता है, तो आप उसको व्हाट्सएप रीसेट कर सकते हैं, वहां से आप निकाल सकते हैं। आपकी लॉगिन छोड़ के चले गए, आपके आगे पीछे चले गए, तो वो एक दूसरा तरीका ये। तीसरा तरीका ये है जी कि आपके हर मोबाइल एप्लीकेशन आपको देती है 2 फैक्टर्स के कोड्स। वो 2 फैक्टर्स के कोड आप जब पासवर्ड डालते हैं तो वो आपके पास होते हैं। आपका अकाउंट के लॉगिन रह गया, मुझे उसका पासवर्ड नहीं पता, लेकिन मैंने वो लॉगिन करके आपके 2 स्टेप के बैकअप कोड्स निकाल लिए। अच्छा, आपको हर प्लेटफॉर्म ये एक्सेस देता है कि अगर आपका कोड जनरेट नहीं हो रहा तो आप अपने पास बैकअप पे कोड्स रख लें, गूगल के भी, इंस्टाग्राम के भी, ट्विटर के भी। मेरे पास कोई राइट्स नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट मैंने कहीं समहाउ आपका अकाउंट फोन लिया कि यार ये मेरी मोनेटाइजेशन ऑन कर दो, वो कर दो, प्लान कर दो, कुछ किसी चक्कर में मैंने आपसे फोन लिया और मैंने आपके बैकअप कोड्स निकाल ली, एंड नाउ आई कैन यूज दोज कोड्स टू रीसेट योर फोन।
ट्विटर के लिए मुझे बताइए कि जब हम सेगमेंट के लास्ट पे होंगे मैं आपको एक आखिरी टिप दूंगा जिससे आपका ट्विटर का पासवर्ड रीसेट होने से बचाया जा सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की ये तो ऐसे अकाउंट हैक होता है। अब जब अकाउंट हैक हो गया तो फिर आप यूं बैठ गए और आपने कहा मैं क्या करूं, आपको पैनिक हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है। आप जरा हेल्प करें, क्या हो गया? सीधा क्योंकि अगर पाकिस्तान में ट्विटर की रिप्रेजेंटेशन होती तो ये प्रोसेस थोड़ा स्मूथ हो सकता था, जल्दी हो सकता था। आप सीधा ट्विटर पे जाके लिखें माय अकाउंट इज हैक, गूगल पे जाके लिखें और साथ लिख दें एक्स। आपके पास एक फॉर्म आता है, उसमें वो आपसे लेता है आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, बेशक चेंज हो गया जो आपने लास्ट यूज़ किया, मतलब मैंने हैक करके चेंज भी कर दी तो इट डजंट मैटर। उसके बाद वो पूछता है कि लास्ट कब आपके पास एक्सेस था, आखिरी आपने कब लॉग इन किया अकाउंट, वो डालें। उसके बाद वो आपसे मांगेगा आपका आईडी प्रूफ और आप उसको भेजेंगे। 24 से 48 घंटे में वो करते हैं, वापस कर देते हैं आपका अकाउंट आपसे वेरिफिकेशन करके। अगर मतलब आपका कोई पावा हो ट्विटर में तो कुछ प्रोसेस वो एक्सपेडाइट कराया जा सकता है। एक टिकट नंबर जनरेट होता है, वो टिकट नंबर आप किसी को बताते हैं, वो आपका उसी वक्त कर देता है। सो ये है पूरी कहानी। अच्छा, सही है। और जो आपने कहा था लास्ट टिप मैं दूंगा ट्विटर के हवाले से, ट्विटर की आप अपने अकाउंट की सेटिंग्स में जाएं और आपके पास ना सिक्योरिटी में अगर आप जाएं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है पासवर्ड रीसेट प्रोटेक्शन। चलो ये कर लेते हैं फौरन, ताकि फिर बाद में फाद साहब मिले ना मिले। ट्विटर अकाउंट की सेटिंग्स में जाएं, ट्विटर अकाउंट में आए सब, अपने एक्स अकाउंट में आ जाएं सब लोग। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड अकाउंट एक्सेस में आए, सिक्योरिटी एंड अकाउंट एक्सेस, इसमें देखें सिक्योरिटी में आए, नीचे सबसे आखिर में लिखा हुआ है पासवर्ड रीसेट प्रोटेक्शन। बिल्कुल, ये ऑन है जी, ये आपकी गुड, आपकी सर ऑन है, गुड। ये इससे ये होगा कि कोई बंदा आपका पासवर्ड रीसेट नहीं कर सकता। गुड, अच्छा, आप खुद भी नहीं कर सकते। नहीं तो अगर वो एंटर कर गया ट्विटर, उसने लॉगिन कर लिया मेरा और ये सेटिंग चेंज कर ली, नहीं कर पाएगा जब तक ये ऑन है। ये आप अच्छा, इससे सिर्फ पासवर्ड नहीं चेंज होगा। अगर उसने और तरीकों से कर लिया तो वो कर लिया, लेकिन वो आपके जिस फोन में ये लॉगिन है और जहां से फीचर ऑन है उसके अलावा नहीं पकड़ सकेगा। और अगर आपने लॉग आउट कर दिया तो फिर आप भी नहीं कर सकते, उसका भी एक प्रोसेस है। फिर आपको भी रीसेट करने के लिए सपोर्ट पे जाना पड़ेगा, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, अपना आईडी कार्ड, अपना शनाख्ती कार्ड, अपनी वो चीजें देनी पड़ेगी। दूसरा मेरा मशवरा ये है कि आपका जो नाम आपके शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट पे है ना, वही आपके ट्विटर पे होना चाहिए। अगर हैक हो गया, अगर रीसेट करना पड़ा तो वो नामों का मसला होता है। मेरा तो हर अकाउंट जो है वो वैसे वाला के नाम से है और शक्ल भी थोड़ी मिलती जुलती होनी चाहिए, शक्ल तो मुकम्मल मिलती। लेकिन अगर किसी ने ये ऑप्शन डिसेबल कर दिया लॉगिन करके, फिर वो कर सकता है, फिर पासवर्ड रीसेट हो सकता है, फिर पासवर्ड हो सकता है। सो यहाँ तक पहुंचने के लिए भी उसको बड़ा प्रोसेस चाहिए और बड़ा टाइम चाहिए। तो वो इससे ये है कि लेकिन एटलीस्ट आपके पास किसी एक जगह पे सेशन लॉगिन होना चाहिए। अदरवाइज आप एक दफा अपने अकाउंट से लॉक्ड आउट हो गए तो फिर बड़ा लंबा ये फिर। अच्छा, ये तो ट्विटर का मामला। फेसबुक और अकाउंट जो है उनसे बचत कैसे हो सकती है? सर हर प्लेटफॉर्म ना आपको ये देता है कि आप जब पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो आपको 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगी हुई होती है, आप सबने लगाई हुई। उसमें ये होता है कि आपको एक कोड आता है और लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके SMS पे एक कोड जनरेट होता है। अब सबसे बड़ा उसमें ग्लिच ये है कि कई दफा कोड ही नहीं आते। हाँ, उसका मुझे आप लोगों के लिए मशवरा ये है कि एक ऐप होती है ऑथेंटिकेटर, गूगल पे भी है, iOS पे भी है। आप जब वो ऐप डाउनलोड करते हैं वो आपको कहता है कि आप अपने अकाउंट से इस पर लिंक कर लें। एक QR कोड आपको स्कैन करना पड़ता है, फेसबुक में जाके सिक्योरिटी में जाके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जाके आप उसमें ऑथेंटिकेटर ऐप का फीचर होता है। इंस्टाग्राम में भी सिक्योरिटी में जाके 2 फैक्टर में जाके ऑथेंटिकेशन, और ट्विटर पे भी और गूगल पे भी। जब आप वो ऐप खोलते हैं ना, उसमें 60 सेकंड के लिए कोड आता है। अब दूसरे सीन में ग्लिच ये है कि अगर SMS आया है ना तो SMS स्टेज वैलिड फॉर 1 आवर। ठीक है। और आपका जैसे मुझे यहाँ से शिफा के फोन की नोटिफिकेशन नजर आ रही है तो वो यहाँ से देख के थोड़ी देर बाद, घंटे बाद बंदा ले सकता है। ऑथेंटिकेटर ऐप आपको सिर्फ 60 सेकंड के लिए कोड देती है। 60 सेकंड बाद वो रिफ्रेश हो जाता है। सो आप यूके में बैठे हैं, आपका कोड जनरेट नहीं हो रहा, आपको मैसेज नहीं आ रहा, आपको SMS नहीं आ रहा, आपके पास सिग्नल नहीं, आप बेसमेंट में बैठे हैं, आपके पास बैकअप पे होनी चाहिए ऑथेंटिकेटर ऐप। SMS ये नेक्स्ट लेवल हैकिंग है। SMS दरमियान मतलब इस पॉइंट से उस पॉइंट पे गया, आपके फोन पे आने से पहले आपके कैरियर से जनरेट हुआ और आपके फोन पे आने से पहले दरमियान से स्निफ भी किया जा सकता है। ओके, सही है। कुछ फंक्शनैलिटीज हैं यहाँ पे ऐसी कि उससे वो स्निफ किया, मतलब जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत नेक्स्ट लेवल के लोग वो कर सकते हैं। सो SMS को तो मैं वैसे भी ट्रस्ट नहीं करता।
आपके पास होना चाहिए ऑथेंटिकेटर। जब भी आप पासवर्ड डालेंगे वो कहेगा जी कोड डालो। ऑथेंटिकेटर से आपने 60 सेकंड के लिए कोड लिया, वो कोड आपने अपने फोन में डाला और आपका अकाउंट लॉग इन हो गया। दिस इज फॉर यूट्यूब, जीमेल वगैरह? दिस इज फॉर एवरी एनी ऐप। ये आपको हर ऐप को आप ऑथेंटिकेटर के साथ लिंक कर सकते हैं। अब सवाल ये भी हो सकता है कि आपका फिर ऑथेंटिकेटर भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। उसके लिए फिर आप वो ऐसे ही है जैसे आपकी बैंकिंग ऐप है, जैसे आपकी बाकी ऐप्स हैं, तो फिर उसको भी आपने प्रोटेक्ट करना है थ्रू योर जनरल प्रोटेक्शन, पासवर्ड्स और वो सारी चीजें। सो ये है मतलब प्रोसेस। और दूसरा फिर आपके बैकअप कोड्स आपके पास सेफ होने चाहिए। आप अपने ट्विटर अकाउंट की, फेसबुक की या इंस्टाग्राम की सेटिंग्स में जाते हैं तो आपको सिक्योरिटी में एक बैकअप अकाउंट्स का फीचर नजर आता है। बिल्कुल, वो आपको बताता है 10 कोड्स देता है और बताता है कि कौन से इस्तेमाल हो चुके हैं। सो आपके पास आपने रेगुलरली महीने में एक आधी बार जाके ये भी देखना है कि मेरे को कोड्स यूज तो नहीं हुए किसी और जगह। और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेशंस आपके कहाँ लॉग इन है। आप हर ऐप की सेटिंग्स में जाके, ऐप्स एंड सेशंस में जाके देखें कि आपकी ऐप कहाँ लॉग इन है। मतलब आपके इस फोन पे है, लैपटॉप पे, उसके अलावा कहीं लॉग इन हुई भी है तो दैट इज फिशी। वो फिर आप अच्छा पासवर्ड क्या होता है सर? जिसमें आपका नाम ना हो, जिसमें अल्फाबेट्स हों, जिसमें नंबर्स हों, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स हों और वो आपकी जिंदगी से लिंक्ड ना हो। ना उसमें शिफा आता हो, ना उसमें वैस आता हो, ना आपकी डेट ऑफ बर्थ आती हो, ना आपकी बेटी का नाम आता हो, ना आपकी फूफो का नाम आता हो। वो इट शुड बी रैंडम। मेरा जो पासवर्ड है वो तो कोई नहीं रखता, कम ही रखते हैं लोग। मैट्रिक में हमारी टीचर होती थी, एक कंप्यूटर पढ़ाती थी मुझे, उनके वालिद साहब का नाम मेरा पासवर्ड है। अच्छा। तो अब वो किसी का आप बाप भी नहीं पहुंच सकता वहां तक कि वो क्या पासवर्ड हो सकता है। बट क्योंकि मैं देता रहता हूँ लोगों को ऑब्वियसली काम के सिलसिले में, तो वो हर दफा मैं चेंज करता हूँ, बट वो नाम वही रहता है, उसके आखिर शुरू में कोई ना कोई। एक प्रैक्टिस ये है जो मेरी प्रैक्टिस होती है कि एक पासवर्ड है वो ज्यादातर हर जगह पर इस्तेमाल करते हैं लोग ये, लेकिन ये मतलब नॉट रिकमेंडेड प्रैक्टिस है। आपका एक पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हुआ तो फिर आप सब गए। और आपका सबसे बड़ी बला आपका फोन है। जिस दिन ये कॉम्प्रोमाइज हुआ ना, उस दिन तो आप गए, उस दिन तो सब गए, चाहे पासवर्ड है या नहीं है। या आपका कोई एक आधा ईमेल एड्रेस कॉम्प्रोमाइज हो गया जिसके साथ सारे लिंक्ड थे, उसने वहां से ठक 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 पासवर्ड रीसेट की रिक्वेस्ट भेजनी, ईमेल तो ऐसे स्क्रीनशॉट आने हैं ना कि बस। तो आपका एक तो पासवर्ड सेम नहीं होना चाहिए और दूसरा सबसे ज्यादा आपकी ऑथेंटिकेशन आपके ईमेल एड्रेसेस पे होनी चाहिए और आपके फोन्स पे होनी चाहिए। अच्छा, एक तरीकाकार होता है कि आप मुख्तलिफ अकाउंट्स पे जब अपना लॉगिन बनाते हैं तो गूगल क्रोम पर एक ऑप्शन आ जाता है सेव पासवर्ड जी। तो वो कितना सेफ है? वो नहीं, वो 100% अनसिक्योर है। उसकी वजह ये है कि आप अलग-अलग पासवर्ड रखते हैं, याद नहीं होता, फिल कर देते हैं हमारे लिए, वो फिल करता रहता है। अब उससे होगा ये कि आपके किसी के पास आपका लैपटॉप लॉगिन है और अगर आपके लैपटॉप पे पासवर्ड नहीं लगा हुआ, पासवर्ड नहीं है आपके लैपटॉप पे लॉगिन वाला पासवर्ड, तो आपका वो पासवर्ड 1 मिनट में निकाला जा सकता है। दूसरा ऑप्शन, मतलब आपकी जिंदगी में कोई भी ABC, प्रिया, XYZ, शिफा, अवैस कोई भी है, वो आपको कहती है यार मैंने जूम कॉल करनी है, मुझे जरा अपना लैपटॉप दे दो। आप कहते हैं यार ये पासवर्ड, आप उसको पासवर्ड दे देते हैं। वो पासवर्ड जाके उसने सीधा आपके गूगल की क्रोम की सेटिंग्स में डालना है और वहां से उसने सारे पासवर्ड निकालने हैं। गूगल क्रोम में सेव्ड पासवर्ड्स के लिए आपको सिर्फ मशीन का पासवर्ड चाहिए, बाकी सब बहुत अनसेफ हो गया। सो वो 100% अनसेफ है। उसका एक तरीका ये है कि आप अपने सारे पासवर्ड गूगल की शीट पे डालें, उस शीट पे एक पासवर्ड लगाएं और वो ना कहीं जाएगी, आपका ड्राइव पे रहेगी। अगर खुदा ना खासा आपका ड्राइव हैक हो गया, गूगल हैक हो गया, तो वो उस शीट पे भी एक पासवर्ड लगा हुआ है। मतलब आपकी सारे दराजों की चाबियां हो और फिर वो चाबियां भी किसी एक दराज में हो जिसकी अलग चाबी हो, उस चाबी को आपने संभाल के रखना है, तो वो आपकी डेटाबेस मेंटेन करेगा और दैट वुड बी सिक्योर। अदरवाइज हर चीज कॉम्प्रोमाइजेबल है। और दूसरा तरीका ये है कि फिर ये चैटें डिलीट करें। और वो तो खुद ही लोगों ने आजकल 24 घंटे वाला लगाया हुआ है। आप पीछे जाते हैं जवाब देने तो पीछे कुछ होता ही नहीं। लेकिन मैं नहीं लगाता 24 घंटे वाला। मेरा दिल करता है कि मैं देखूंगा पीछे बात क्या हुई है, क्या तस्वीरें क्या शेयर हुई, उस दिन कैसे लग रहे थे आप और आज कैसे लग रहे हैं, तो वो होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन अच्छा मुझे वैसे ये बताएं, ये थोड़ा सा हमारे टॉपिक से हटके, लेकिन आजकल इंटरनेट की स्पीड स्लो है क्या पाकिस्तान में? ये 4G तक जाते जाते हम LTE पे वापस कैसे आ गए? बेसिकली जो ब्रॉडबैंड्स है ना, उनकी स्पीड ठीक है, सिर्फ 2 नेटवर्क्स की स्पीड में मसला है।
और वो पता नहीं कौन सी अपनी पिछले 3 महीने से अपग्रेडेशन कर रहे हैं। वो उनको जब भी कहो तो कहते हैं जी हमारा चल रहा है जी, अपग्रेड हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है दुनिया। हाँ जी, स्पीड बहुत स्लो है और पूरी दुनिया 5G पे चली गई। इट्स ओवरऑल इन पाकिस्तान, और पूरी दुनिया 5G पे चली गई है। हम अभी 3G से 4G के दरमियान, तो हमें 4G भी तो सारे इलाकों में सप्लाई हो जाए, फिर 5G भी आ जाएंगे 5G पे भी। अभी तो पहले LTE से तो निकले ना, बहुत टाइम लगेगा, इतना कुछ दिन लगेंगे। थैंक यू फायद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें पासवर्ड सिक्योर करना और पासवर्ड हैक करना दोनों सिखाए। और अब मैं यूं करके देखूंगा मैसेज भेज के इधर से ऑथेंटिकेशन, चलो भाई कुछ ना कुछ नहीं तो वो लगा हुआ है ना, वो नहीं आ सकती उस पे। अच्छा, हाँ, वो प्रीव्यू नहीं है। हाँ, ये भी आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाके ना हाइड नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन, ये मैंने किया है, वो सब वो भी जरूरी है जी, जरूरी है। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सुबह सवेरे पाकिस्तान।